अब खेलेंगे हम, रुकेंगे फिर न कदम, चाहे कोई कितना आजमा ले हमें। लगा रे लगा रे लगा रे लगा रे लगा, तू छक्का लगा। अस्सलाम वालेकुम, रेलू कट्टे पे खुशामदीद। मैं हूँ फराज कासिम, साकिब शाह और हमारे ऑनररी रेलू कट्टे सालार कानी हमारे साथ मौजूद। वेलकम टू बोथ ऑफ यू एंड वेलकम टू एवरीबॉडी वाचिंग। आज बात होगी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की स्क्वाड की। पिछली बार हमने इनकी ड्राफ्ट के बारे में बात की थी, इस बार बात करेंगे उनकी स्क्वाड की, डिटेल एनालिसिस करेंगे। बाकी तो आपको जो देखते रहते हैं उनको तो पैटर्न पता ही है। हमने हमारे रेजिडेंट जो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स फैन हसीब जो है वो कुछ मसरूफियत की वजह से आ नहीं सके, तो हमने द नेक्स्ट बेस्ट थिंग कानी को जो है वो इनवाइट किया हमने। वैसे कानी, एक तो पहले वेलकम, दूसरा आपको बताऊं कानी, जो हमें फीडबैक आता रहता है ना लोगों का, व्यूअर्स का, तो उसमें जितने भी हमारे ऑनरी रेलू कट्टे हैं उसमें से समझ लीजिए कि टॉप फीडबैक सबसे जो है ना वो आपका ही आता है। अस्सलाम वालेकुम फराज भाई, थैंक यू। सच्ची बात तो ये है कि क्वेटा का शो है तो वो दिलों के रुकी के अलावा के बगैर थोड़ा इनकम्प्लीट होगा। और क्योंकि ख़ास तौर पे क्वेटा पे बात होनी है तो उनके शूज़ फिल करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश करेंगे। और मुझे भी थोड़ा अच्छा है कि मुल्तान के अलावा किसी ऊपर बात करने का मौका मिलेगा तो हाँ, थोड़ा सा वो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एग्जैक्टली। साकिब भाई पहले तो यार थैंक यू फॉर पुटिंग टुगेदर दिस नाइस इंट्रो एंड थैंक यू फॉर फोर्सिंग अस टू डू द शोज, क्योंकि आप ही की पुश होती है तो हम शो कर लेते हैं। तो चले महफिल लगा लिए तो शुरुआत करते हैं, लेकिन बिफोर गोइंग इनटू द शो साकिब भाई, ये अब हमने क्वेटा का आज शो कर रहे हैं तो अब ये एक सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल, सीरीज शुरू होगी स्क्वाड एनालिसिस की, प्लेयर बाय प्लेयर चलेंगे, स्ट्रेंथ वीकनेस की बात करेंगे, इनिशियल रेटिंग देंगे कि टॉप 3 में टीम क्वेटा आएगी या नहीं, या जो भी टीम। इसके बाद जिस टीम के कमेंट सबसे ज़्यादा आएंगे, आजकल ज़ल्मी और कराची वाले छाए हुए हैं, तो ज़्यादातर कमेंट्स जो हमें आते हैं, मुझे पता है इसके बाद या तो कराची के आएँगे या फिर ज़ल्मी के आएँगे। तो जिस टीम के सबसे ज़्यादा कमेंट्स रिक्वेस्ट आएँगी, या सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट्स जिनके होंगे, अगला शो उन्हीं का ही होगा। ठीक है जी। अच्छा, मुझे अभी याद आया कि आपने मुझे इसकी स्क्वाड की इमेजेस वगैरह भी भेजी थी, जो कि मैंने डाउनलोड नहीं की हैं। खैर, मैं जब तक वो डाउनलोड करता हूँ, गिव मी 1 मिनट, आई विल लेट यू गाइस जस्ट स्टार्ट द शो। हाँ, नहीं, उतनी देर मैं और कैनी ज़रा बात कर लेते हैं, जितनी देर आप इमेजेस वगैरह निकाल लेते हैं। तो पहले मुझे बताइए सलार, आपके क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने स्क्वाड बनाया है। आज मैं काफ़ी डिटेल में स्क्वाड में गया और काफ़ी बेहतरीन स्क्वाड लग रहा है। 1-2 गैप्स हैं जो हम इन द एंड वीकनेसेस वगैरह के ऊपर बात करेंगे। मगर ओवरऑल एक नई लुक क्वेटा ग्लैडिएटर्स को मिली है। कुछ प्लेयर्स जो हैं छोड़ के चले गए, आपको पता ही है। कुछ नए प्लेयर्स भी आए हैं, तो ओवरऑल कैसा लग रहा है कैनी? आपकी ओवरऑल फीलिंग क्या है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर? बिल्कुल, साकिब भाई सही कह रहे हैं। क्वेटा को लास्ट सीज़न भी नहीं, अगर हम लास्ट 3 सीज़न्स में फ़ॉलो करें ना, तो यू कुड सेंस के एक चेंज की बड़ी ज़रूरत थी। और लास्ट सीज़न मुझे याद है उनका मिडल ऑर्डर कंसिस्टेंटली हमें लग रहा था कि फँसता चला जा रहा है, बिकॉज़ सरफ़राज़ का चाहे वो बैट फर्स्ट कर रहे हों या वो चेस कर रहे हों, वो बाज़ वक़्त ऐसा फ़ील होता था कि वो रिक्वायर्ड रन रेट को मीट नहीं कर पा रहे हैं। कि अगर टीम की रिक्वायरमेंट है कि 8.5-9 से जाना है, तो वो मुश्किल से रन अ बॉल या 7.5 की उससे जा रहे थे। फिर दे हैड टेकन अ पंट ऑन उमर अकमल। इफ्ती का हमें पता है स्पिन के अगेंस्ट थोड़ी सी वीकनेस है, तो उनको जितना पेस के सामने एक्सपोज किया जाए उतना ज़्यादा बेहतर रहता है। बट इस दफ़ा यू कैन सेंस के क्वेटा इवन ड्राफ्ट से पहले कुछ तैयारी करके आया था, क्योंकि उनको पहले से आई एम श्योर वो ओवरसीज जो प्लेयर्स हैं जो ड्राफ्ट में एंटर होने वाले हैं उनके नाम मिल गए होंगे, या कुछ आई एम श्योर शोएब खालिद साहब ने उनको शेयर किए होंगे। तो उसके बेसिस पे उन्होंने फैसला किया कि पीएसएल में जो फॉरेन बेस्ट बैट्समैन है रायली रूसो, उसको किसी ना किसी तरह हमने अपनी तरफ लाना है। अब वो कैसे लाना है, क्यों लाना है, वो अलग बात है। बट उनने ये जो फैसला किया, दैट शोज के उनने रिकग्नाइज कर लिया था कि हमें बैटिंग ने लेट डाउन किया है, राइट। और वो ठीक है कि लोग कह रहे थे कि सरफराज जो है वो स्पिन का बेहतरीन कैप्टन है, और क्वेटा ने जिस तरह की टीम बनाई थी वो पाकिस्तानी कंडीशंस में उतनी अच्छी नहीं चलती जितनी कहीं दुबई अबू धाबी में चल जाती, वो सारी बातें थी। बट टू बी ऑनेस्ट, मैंने जितना इस दफा क्वेटा को देखा है, जो चीज मैंने सबसे ज्यादा अप्रिशिएट की कि लगा कि वो वाकई प्लान करके आए हैं।
चाहे उनकी बॉलिंग में थोड़ा इनएक्सपीरियंस की बात थी, तो इस दफा वो मोहम्मद आमिर को उन्होंने रिक्रूट किया, एंड मतलब दे हैव अब थोड़ा पोटेंट अटैक है। वसीम जूनियर और अब्रार को इस्लामाबाद से लिया, हसनैन उनके पास पहले से है। इवन नेशनल T20 में जिन जिन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है, सजाद अली हो गए, आपने देखा होगा। तो दे हैव डन अ लिटिल बिट ऑफ प्लानिंग, और मतलब अच्छा है कि होपफुली क्वेटा थोड़ी कंपेटिटिव हो, क्योंकि PSL के लिए भी अच्छा है कि जितनी टीमें टॉप 4 के लिए compete करेंगी उतना बेहतर है। ये नहीं हो कि आपको पहले से ही आइडिया हो जाए कि 2 तो रेस में नहीं है। बस ये सारी ड्राफ्ट वैसे कैनी टू बी ऑनेस्ट ड्राफ्ट अच्छा साकिब भाई, लॉजिस्टिक्स की टेक केयर हो गई है, शेयर स्क्रीन हमने इनेबल कर दी, सॉरी ब्रेक डालनी पड़ी थी क्योंकि एक नया सिस्टम है, नया कंप्यूटर, तो थोड़ी सी सेटिंग का इशू था। एनीवेज, तो सबसे पहले जाने से साकिब पहले मैं ये बात कर रहा था कि क्वेटा का पिछले साल भी ड्राफ्ट जो था ना बहुत अच्छा था। नंबर 1 हमने रेट किया था, मगर काफ़ी टेक्निकल ब्लंडर्स भी काफ़ी हुए, कैप्टेंसी मिस्टेक्स भी हुई और फिर कुछ प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हो गए, और जब जिस टीम के सबसे ज़्यादा प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, वो टीम लगभग हार ही जाती है, और क्वेटा के साथ भी वही हुआ। मगर अब 4 साल हो गए हैं उस पे, एक दफ़ा फिर बहुत अच्छा ड्राफ्ट किया इन लोगों ने, तो लेट्स सी कि इस दफ़ा कैसा चलता है। तो यार प्लैटिनम, फराज, लेट्स स्टार्ट विद द प्लैटिनम प्लेयर्स। तो प्लैटिनम में पहले बात कर लेते हैं इनके के रायले रूसो, जो कि प्लेट में रख के मुल्तान ने इनको दिए हैं, अंदर की खबरों के मुताबिक। कैनी हमारे साथ मौजूद हैं, तो सबसे पहले तो बात यही करेंगे। कैनी, जब मैंने नदीम उमर भाई से क्वेश्चन किया कि आपको रूसो किस तरह मिल गया, क्या आपने ऐसा जादू किया कि आपको रूसो मिल गए? तो उन्होंने कहा कि जब रूसो हमें मिले तो हमें यकीन ही नहीं आया कि, क्योंकि उनकी बातों से मुझे लगा कि मुल्तान की तरफ से ये ट्रेड इनिशिएट हुई और मुल्तान को पहली पिक चाहिए थी, तो उन्होंने रूसो प्लेट में रख के दे दिया क्वेटा ग्लैडिएटर्स को और साथ में पहली पिक ले ली। वो अलहदा बात है कि इट केम आउट गुड गुड फॉर बोथ टीम्स बेसिकली। उन्हें डेविड विली भी मिल गए, उन्हें इफ्तिखार भी मिल गए, उनको बाद में डेविड मिलान भी मिल गए, तो उनके लिए भी बुरा नहीं हुआ। मगर आप लोगों को एक ऐसा प्लेयर राइले रूसो, PSL का प्रूवन परफॉर्मर, पिछले साल तीसरे नंबर के ऊपर रन्स थे इनके पाकिस्तान सुपर लीग में 450 के करीब रन्स थे, मगर उसमें मोर इम्पोर्टेंटली 170 के स्ट्राइक रेट से। तो ऐसा प्लेयर प्लेट में रख के किसी टीम को दे देना, आई नो उसके बदले काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिल गई। हाउ डू यू सी दिस ट्रेड? अच्छा, प्लेट में रख के दे देना सर, साकिब भाई थोड़ा आई थिंक बात आगे वो है। मैंने खैर इस पे अली भाई से अपना अली भाई ने खुद डायरेक्टली भी बात की है। आपको याद होगा हमने मुल्तान का प्रीव्यू किया था, उसमें अब्दुल रवान सर जो हमारे हेड कोच है, उनने भी बहुत क्लियर कट बात की थी। अब ठीक है, आप नदीम उमर के साथ आपने जो शो किया, आई डोंट थिंक उन्होंने डायरेक्टली ये इम्प्लाई किया कि मुल्तान ने ट्रेड इनिशिएट की थी। जहाँ तक हमारी मालूमात है वो ये कि रायली रूसो ने मुल्तान की मैनेजमेंट को कन्वे किया था कि आई वुड लाइक टू मूव टू अनदर फ्रेंचाइज। अब उनकी जो भी वजूहत हैं, अब इस पे बात करना आई थिंक क्वेटा के शो में कोई बनता नहीं है। बट होता है बाज़ वक्त, प्लेयर ही चाहता है कि मैं कोई फ्रेश चैलेंज लूँ, या मैं 2-3 साल एक टीम से खेल गया हूँ, मैं किसी नए टीम मैनेजमेंट के अंडर खेलना चाहता हूँ या किसी डिफरेंट रोल में खेलना चाहता हूँ। इट्स कम्प्लीटली लेजिबल। तो जब मुल्तान ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि भाई इस प्लेयर को हम जबरदस्ती तो नहीं खिलाएंगे, किसी प्लेयर ने आपके लिए इतना अच्छी सर्विसेज दी हो, तो उसकी भी एक गुडविल होती है। आप चाहते हैं कि यार चलो इसकी ख्वाहिश भी हम मान लें। तो व्हेन दे एक्सेप्टेड कि ही वांटेड टू गो, फिर उसके बाद आई थिंक द मेन थिंग वाज कि बेस्ट चीज क्या मिल सकती थी मुल्तान को रिप्लेसमेंट में। और उस वक्त जो अवेलेबल ऑप्शंस थे उसमें ऑब्वियसली नसीम शाह वाली ट्रेड की बहुत बात हुई, बट वी नो कि वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्यों गया और उस वक्त क्या डिस्कशंस चल रहे थे। एंड इफ्ती वाज समवन के बिकॉज हमारे मुल्तान की मैनेजमेंट को पता था कि टिम डेविड नहीं आ रहे हैं, डेविड मिलर नहीं आ रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट हमें मिडिल ऑर्डर में एक प्लाट पेस भी नहीं आ हिटर, रहे। हाँ पोलार्ड तो खैर बट जो दो मेन जो फिनिशर्स, जो पेस हिटर्स आपके होते हैं वो नहीं थे, तो उसकी रिप्लेसमेंट में हम लोकल ही पेस हिटर्स रख सकते थे। एंड आई थिंक इफ्ती एंड खुशदिल आर प्रोबेबली टू ऑफ द बेस्ट पेस हिटर्स अगर आप T20 क्रिकेट के हिसाब से देखें इन पाकिस्तान एट द मोमेंट। तो उस हिसाब से जो अवेलेबल थे, ठीक है ना, तो अगर आप उस इस पे हिसाब उस पे बात कर लेना कि रायले रूसो का इंक्लूजन इन बैक टू क्वेटा या कैसा रहेगा इनके लिए, क्योंकि इनको जितनी धुलाई उसने क्वेटा की है इतने सालों में, एटलीस्ट वो धुलाई नहीं होगी, वो मैचेस वन साइडेड नहीं होंगे अब।
साकिब भाई ऑनेस्टली मेरी नजर में तो रैली रूसो इस वक्त जितने भी ओवरसीज बैट्समैन हैं पीएसएल में ही इज फार अहेड ऑफ देम। एंड माना कि लोग थोड़ा एज की बात करते हैं कि 33 34 पे आके आपके रिफ्लेक्सेस और अगेंस्ट स्पेस और चीजें थोड़ी चैलेंजिंग हो जाती हैं, बट रैली ने तो खैर लास्ट सीजन भी प्रूव किया है, सीजन ऑन सीजन प्रूव किया है कि उसको कोई इतना कोई सिग्निफिकेंट डिटोरिएशन हो नहीं रही है। और सबसे जो 170 के स्ट्राइक रेट की आपने बात की, अगर आप मुल्तान की डेमोग्राफिक उठा के देखें लास्ट सीजन की, तो कोई मैं देख रहा था मोर देन 50% ऑफ द टाइम जो मुल्तान के ग्रुप गेम्स थे उसमें शान और रिजवान दोनों ने पावर प्ले खेल लिया था, राइट। उसके बाद रैली रूसो की एंट्री पॉइंट हुई है, उसके बावजूद 170 का स्ट्राइक रेट रखना आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि चले बाज वक्त होता है ना नंबर 3 का तो आप ओपनर ही काउंट कर लेते हैं कि यार ये तो पहली विकेट गिरती है, मतलब पहले एक आध ओवर में गिर गई तो उनको फिर भी 3 4 ओवर पावर प्ले के मिल जाते हैं। बट फिर समबडी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो छठे ओवर के बाद आए और फिर भी 170 का स्ट्राइक रेट अक्रॉस अ सीजन मेंटेन करना आई थिंक इज अ रिमार्केबल फीट। और आप जितने भी ओवरसीज प्लेयर्स के नाम ले लें, रदरफोर्ड भी उनने लिया है जो उनको फिनिशर की एक जरूरत थी, बट आई थिंक रैली रूसो का बहुत ही मंझा हुआ प्लेयर है, पीएसएल का प्रूवन एक सक्सेस स्टोरी है। एंड क्वेटा रियलाइज्ड कि उनको जरूरत भी बहुत थी, बिकॉज लास्ट सीजन आप उठा के देखें, आई नो आपने कहा कि ड्राफ्ट उन्होंने बहुत अच्छा किया, अभी क्वेटा फैन सुन रहे होंगे तो आपको ये बताएंगे कि कुछ चीजें हुई थी, असरंगा फॉर एग्जांपल नहीं आ पाए, थिंग्स लाइक दैट जो थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल थी। तो उस हिसाब से आई थिंक रैली रूसो ब्लॉकबस्टर है फॉर प्लैटिनम, फॉर हिम यू कैन नॉट टॉप हिम। ऐसा ही है। और यार पीएसएल का प्रूवन परफॉर्मर है, मुल्तान के लिए इसकी भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। मतलब कि जिस तरह मैंने पिछले साल का बताया कि ये जो पिछला सीजन गया उसमें 450 रन हैं यार, उसका मोर इम्पोर्टेंटली इसका स्ट्राइक रेट ऐसी चीज होती है जो कि जरा पाकिस्तानी बैटर्स तो कभी भी इतना स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में बारिंग में भी आप सिर्फ ये कह सकते हो कि साइम भी नहीं, सिर्फ हारिस को कह सकते हो कि थोड़ा सा उस स्ट्राइक रेट के ऊपर हारिस खेल सकता है। इसके अलावा तो इस तरह के बैटर वापस आएंगे, ह्यूज प्लस फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स इस दफा, दे शुड बी वेरी हैप्पी। और अगर इसका ओवरऑल बस बात की जाए तो मुझे ये समझ लगी कि 1 साल हो गया ये साउथ अफ्रीका की टीम से नहीं खेला, और इसकी आखिरी टी20 इनिंग्स भी बहुत अच्छी थी, इसने कोई 40-45 रन किए थे 20-22 बॉल्स में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। मगर उसके बाद समझ नहीं लगी कि ये अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा। मैंने आज सर्च करने की कोशिश की कोई ऑफिशियल रिटायरमेंट है इसकी या नहीं है, वो तो मुझे नहीं मिली। तो इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं खेल रहा। टी10 तो इसकी इतनी अच्छी, जो रिसेंट अगर बात की जाए तो टी10 तो इतनी अच्छी नहीं गई। मगर ये कि मेजर लीग में इसने 1-2 अच्छी इनिंग्स खेली थी, 250 थी मेरे ख्याल में, या 187 रन की इनिंग्स तो मुझे मेजर लीग यूएस में इसकी याद आ रही है। तो ओवरऑल डेफिनेटली अ प्लैटिनम पिक। और मगर इसको राइलो रूसो को लाइक कंप्लीट करने से पहले मैं ओपिनियन फराज का भी ले लूं। और फराज, कुछ इन्फॉर्मेशन है कि इंटरनेशनल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है ये? इस बारे में तो खैर मुझे भी कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन वैसे मैंने कहा था कि प्लेयर्स पे डिटेल एनालिसिस आप कीजिएगा, मैं अपने लुकमा दूंगा उसमें। और लुकमा देने की जहाँ तक रायली रूसो की बात है, मुझे हम रायली रूसो उसी से ही मैं आप लोग आप और हसीब जब भी बात कर रहे होते थे शो में, बीच में अब कहानी भी आता था, तो हमेशा वही होती थी कि रायली रूसो ने आके क्वेटा को फेंटा लगा दिया और रायली रूसो जो है वो गया और भारी पड़ गया। तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ बिग फैक्टर। लेकिन रायली रूसो का जैसे आपने बोला ना 400-450 कर चुका है, तो वो ही इज वन ऑफ द हमारे उसमें पीएसएल में कुछ ही इंटरनेशनल स्टार है जो कि जेन्युइन स्टार्स हैं। रैली रूसो इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो कि जेन्युइन टी20 का स्टार है, एंड ही इज नाउ बिकम अ सीजन्ड कैंपेनर इन पीएसएल। हमारे कुछ आते हैं, एक आध सीजन खेलते हैं, बड़े स्टार होते हैं, चले जाते हैं। सो दैट्स अनदर थिंग कि ही इज क्वेटा से भी खेल चुका है, ही इज फेमिलियर विद द whole franchise, is familiar with the whole tournament, तो he brings वो extra value added चीजें लाता है जो कि उतना intangibles जो होते हैं वो लेके आता है। So that's and plus he's a FIFA champ जो कि शान मसूद के साथ पहले खेलता था, पहले बहुत वहां पे शान मसूद मुल्तान में, अब दोनों वहां से चले गए FIFA चैंप्स, तो that's good। चलिए यार, सेकंड नंबर के ऊपर बात कर लेते हैं। प्लैटिनम पिक जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स की, वो इट वाज लिटिल सरप्राइजिंग, शरफेन रदरफोर्ड। जाहिर बात है कि पिछले साल इन्होंने हसरंगा को पिक किया था ओवर मिलर, और फिर इनको थोड़ा सा फिनिशिंग वाली जगह के ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी कि इफ्तिखार, सरफराज और ओडियन स्मिथ उनसे उतने ज्यादा अच्छी फिनिशिंग नहीं हो सकी थी। तो दिस टाइम एक प्रॉपर 5वें 6वें नंबर के बैटर हैं बेसिकली शरफेन रदरफोर्ड, और इन्होंने उसको प्लैटिनम में पिक कर लिया। जल्मी तक जो है वो मतलब कि पहुंचने नहीं दिया उनको। अ, पिछले साल शरफेन रदरफोर्ड जो थे वो इंजर्ड हो गए थे, और शरफेन रदरफोर्ड का ये है कि
कारमा कहते हैं ना, जितना मैंने और सीब ने इसका मजाक उड़ाया था जब ये डायमंड में पिक हुए थे, तो अब ये कि अब हम प्लाटिनम में भी तारीफ कर रहे हैं, एक जमाने में हम डायमंड में भी क्रिटिसाइज करते थे, बिकॉज प्लाटिनम रोस्टर जो इस दफा पीएसएल का था वो इतना मीडियोकर था कि उसमें मॉक ड्राफ्ट जब हमने किया था तो उसमें हसीब ने भी बेसिकली रदरफोर्ड को ही पिक किया था अपनी पहली प्लाटिनम पिक में, तो या सेकंड प्लाटिनम पिक में मेरे में आमिर को और उसको उसने किया था। तो रदरफोर्ड का यार यही है कि ही इज बैक टू द नेशनल टीम, अपनी वापस वेस्ट इंडीज की टीम में भी आ गए इस दफा। ओडीआई क्रिकेट में भी अभी उन्होंने जो इंग्लैंड के साथ इनकी सीरीज हुई है वहां पर वो भी खेली है, और इसके अलावा उन्होंने जो टी20 सीरीज अभी इंग्लैंड के साथ हो रही थी वो भी खेली है इन्होंने। तो लेट ऑर्डर मिडल ऑर्डर के ऊपर पावर हिटिंग वगैरह चाहिए, और जो इसने अभी वनडे वो खेले हैं उसमें रीजनेबल परफॉर्मेंसेज हैं, 25-25 30-30 रन, क्योंकि अगर आप 6वें नंबर के ऊपर आ रहे हो बैटिंग करने तो आपके पास इतना ही चांस होता है कि आप 25-30 रन जो है आप उसके ऊपर बना सकें। यार ये आपने रदरफोर्ड की तस्वीर जो आप पीछे बैनर के लगा दी है, क्रिक इन्फो की प्रोफाइल वाली लगाएं, उसमें ज्यादा मजा आता है रदरफोर्ड को देख के ना, उसमें है स्वैग ही भी नहीं, है, वो आपने जो भी भेजी दिखता उसमें नहीं है। है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने जो भेजी तो लिस्ट में नहीं है, इसलिए मैंने ये लगाई है। अच्छा उसमें नहीं है। नहीं मुझे याद आ रहा है मैंने भेजी थी शायद, मगर हो सकता ना हो, चले मिस हो गई होगी। आ, मगर रदरफोर्ड का यार यही है कि मेरे ख्याल में अच्छी पिक है, डिसेंट पिक है, क्योंकि इस दफा ड्राफ्ट में 6वें नंबर के ऊपर कोई मिलर मुलर तो अवेलेबल थे नहीं, तो जो कुछ था उसमें मेरे ख्याल में बेस्ट जो प्लेयर थे वो रदरफोर्ड ही थे। और अगर इनकी रीसेंट फॉर्म की बात कर ली जाए तो रीसेंट फॉर्म मीडियोकर सी है। अभी टी20 सीरीज जो इंग्लैंड के खिलाफ थी वो इतनी हाई स्कोरिंग थी, उसके हिसाब से आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एक आधी 50 आनी चाहिए थी, मगर वो आता है और तेज खेलता है, बिल्कुल ये वाली पिक्चर एग्जैक्टली। तो ये पिक्चर जो है, वैसे इस दफा क्वेटा के जो ग्राफिक्स वाले हैं ना वो थोड़े से मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, कुछ जो उन्होंने ये वाली पिक्चर्स कुछ लगाई हैं वो कुछ मैच नहीं कर रही, मतलब कि खिलाड़ी के जो मुंह है ना चेहरे कईयों के बड़े हैं और धड़ जो है ना छोटे हैं, आगे आगे आप कुछ और देखेंगे ना उसमें सेट भी नहीं हो रहे कईयों के। मगर रदरफोर्ड का ये कि यार सीपीएल भी मीडियोकर गई है इसकी, लाइक अगर देखा जाए साइम अयूब या निकोलस पूरन वगैरह के अगर 400 साढ़े 400 रन हैं तो रदरफोर्ड के 200 ही रन हैं। बस मीडियोकर से डिसेंट आप कह सकते हो। बाकी ये कि देखते हैं, पिछले साल पीएसएल तो नहीं खेल सके थे, तो आप लोग इसके ऊपर रदरफोर्ड के ऊपर कैनी आप रदरफोर्ड में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है साकिब भाई। आई थिंक आप प्लैटिनम का अगर पूल उठा के देखें तो उसमें जो नंबर 6 का बैट्समैन जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें इस वक्त शायद रदरफोर्ड से बेहतर कोई ऑप्शन था नहीं। ज्यादातर जो आपके पास ऑप्शंस थे वो टॉप ऑर्डर के थे, जो ओपन कर सकते हैं या ज्यादा 3 पे खेलने वाले। तो उस हिसाब से इट मेड सेंस। और आप खैर आई गेस फॉर्म वाइज मीडियोकर कह रहे हैं, बट मैंने जो इनकी तीन T20 जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के देखे थे, उसमें तीनों में ही गालिबन रदरफोर्ड ने कोई 30 रन किए हैं, एक में 36 किए हैं, एक में 30 किए हैं, एक में शायद 32 किए हैं। एंड आई थिंक ऑफ अ प्लेयर हु कम्स इन एट 5 एंड 6, जिसने अगर 30 बॉलों में आपको 14 रन कर दिए, सॉरी 14 बॉलों में 30 रन कर दिए, या 15 बॉलों में 30 रन कर दिए, इस तरह की इनिंग्स की वैल्यू होती है, मतलब 5-6 के लिए। वो तो आप टॉप ऑर्डर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बिग इनिंग्स खेलें। तो उस हिसाब से आई थिंक क्वेटा को जो जरूरत थी, दे हैव प्लग द गैप, जो उनको फिनिशर की जो जरूरत थी। ये जो ऐसा फराज होता है ना, एनीथिंग टू ऐड ऑन रदरफोर्ड? यार ऐसा आप लोगों ने देखा होगा ना, ट्रेंड आता है हर मुल्क से ना एक तरह के प्लेयर निकलना शुरू होते हैं। जैसे इस अफगानिस्तान से वो एक तरह के टिडली बिडली से स्पिनर्स निकल रहे थे, वो इधर से घुमा के उधर से घुमा के। तो वेस्ट इंडीज से पिछले 6-8 साल में वो इस तरह की इस लेफ्ट हैंडेड हार्ड हिटिंग बैट्समैन की भी एक खेप आई थी। उसमें कौन कौन था यार, रदरफोर्ड था, और वो एक एवन लुइस था। एवन लुइस है, वो अपना जूनियर कैप्टन बना है, क्या नाम है उसका, पुरान है, एक हाँ, और है उसका नाम है भूल काइल रहा हूँ। मेयर्स भी है वो तो। काइल में एक और है टी20 स्पेशलिस्ट ही, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ फॉर सम हाँ रीजन। वो हेटमायर। हेटमायर हेटमायर। हेटमायर है, और जो अपने लाल लाल पीले बाल करता रहता है। सो खेप खेप आई है एक वो, फिर एक वो खेप आई है वो वाली फास्ट बॉलर्स वाली, जिसमें कुछ फ्रॉडी है, कुछ वो फास्ट बॉलर नहीं, मीडियम टिडली बॉलर्स और हार्ड, जिसमें रॉथमन पावल है आपका, वो क्वेटा से जो खेला था, क्या नाम था उसका, ओडीन स्मिथ। ओडियन स्मिथ। ओडियन स्मिथ था। तो वो खेप आती है, आई थिंक ये उस खेप का हिस्सा। ये एको किसके पास से हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हमारे टीम में से
एको मुझे एको नहीं आ रहा, आप में से किसी से भी नहीं आ रहा मुझे एको। अच्छा, कानी आपको की आ रहा है? कानी ने म्यूट किया तो भी बंद हो गया। थोड़ा-सा वो फीडबैक आ रहा है वहाँ से ना। खैर एनीवेज़ इतना वो नहीं कंसर्निंग नहीं है। विल विल वर्क विद दिस। सो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम मुझे सिर्फ़ एक चीज़ याद है साकिब भाई रदरफोर्ड से। आप लोगों को ये आपको भी याद होगा जब ये कराची में था, तो उस वक़्त आप लोगों ने बड़ा मज़ाक उड़ाया था और ना जानता तो मैं भी नहीं था इसको, क्योंकि मुझे याद है आप लोग बता रहे थे इसके जब आप लोगों ने रिसर्च की थी तो उसके बाइनरी स्कोर्स थे। तो जब उसको खिलाया था तो मैंने बोला था यार वसीम अकरम ने इसको अगर उसमें भेजा है पावर प्ले में तो कुछ सोच के ही भेजा होगा। सो खैर वो कर भी गया था, पावर प्ले जिता दिया। तो पावर प्ले कह रहा हूँ, सुपर ओवर जिता गया था वो। एनीवेज़ सुपर ओवर था। या। मूव आई फॉरवर्ड। गेस पीएसएल 5 का सुपर ओवर था वो। कौन है अगला हमारा प्लेयर? चलिए अगले इसके बाद जो प्लैटिनम के जो तीसरे प्लेयर हैं जी, वो मोहम्मद आमिर हैं, जो बेसिकली डायमंड में थे, वाइल्ड कार्ड किया क्योंकि ज़रूरत थी एक लोकल प्लैटिनम प्लेयर की क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, तो उन्होंने वाइल्ड कार्ड करके ड्राफ्ट में मोहम्मद आमिर को प्लैटिनम में पिक किया। मोहम्मद आमिर जो 8 सालों से फराज कासिम के दिल के बहुत करीब रहे और कराची किंग्स को काफ़ी उससे नज़दीक थे, कराची किंग्स के फैन से काफ़ी करीब थे। आई वाज़ रियली सरप्राइज़्ड साकिब भाई कि इतने कराची किंग्स ने भाई कि आमिर को जाने दिया, क्योंकि आमिर लगता था कि आमिर जो है वो कराची किंग्स को ओन करता है और वो बड़े पैशनेट तरीके से कराची किंग्स से खेलता रहा और नाउ ही इज़ कमिंग टू क्वेटा ग्लैडिएटर्स। पहले तो इसमें पहला ओपिनियन तो मैं फराज आप ही से लूँगा कि हाउ डू यू सी, आई नो आपने पॉजिटिव बातें करनी है, मगर फिर भी चलें एक न्यूट्रल ओपिनियन लेने की कोशिश करते हैं आपसे कि हाउ डू यू सी मोहम्मद आमिर लीविंग कराची किंग्स एंड कमिंग टू यार क्वेटा आपने जो ग्लैडिएटर्स? बात बोली ना कि ओन करने वाली, वो बात बिल्कुल सही है। ही वाज़ जब भी वो खेलता था कराची से तो काफ़ी लगता था कि जान मार रहा है अपनी, और खैर उसके चले मैं तो अक्सर अल्टीरियर मोटिव्स भी होते थे उसके, लेकिन स्टिल वो कराची के लिए उसका फ़ायदा तो कराची को ही होता था। बट इन द लॉन्ग रन उसने ही हैज़ कॉज्ड अस मोर हार्म देन गुड। तो और फिर कराची का जो एक इमेज बन गया था, वो जो टॉक्सिक टॉक्सिक टीम, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, तो उसके पीछे एक तो हमारे कप्तान थे और एक ये थे, तो क्योंकि वो बाबर आज़म के बीच में कप्तानी दे दी थी ना, सो ऑब्वियसली विद द हेडिंग इनटू न्यू डायरेक्शन, तो अगेन वो आपने जो पॉजिटिव वाली बात की, क्योंकि कराची ने आमिर तो निकाल दिया, वो ले दे के अगर आमिर को भी हम फास्ट बॉलर अभी भी कंसीडर करें, कर लेता है वो थोड़ी बहुत तो, बट हमने कोई फास्ट बॉलर लिया नहीं है एज़ सच, तो ये भी एक खला है। और जब भी मैं डैनियल सैम्स को सुबह उठ के हाइलाइट्स में पिटते हुए देखता हूँ, तो मेरा दिल और बैठ जाता है। क्या वो पहले बैटिंग कर लेता था, अब तो बैटिंग भी नहीं कर रहा है मनूस, तो मेरा दिल रोज़ सुबह उठ के, और एक पता नहीं है वो ट्विटर पे हमारे कोई वो व्यूअर हैं, फॉलोवर हैं, एक वो रोज़ शाज़िब हुसैन। मुझे रोज़ सुबह टैग करते हैं कि आज ये ज़लील फिर हो गया, ये फिर ज़लील हो गया, ये इसने ये कर दिया। यार तो मुझे तो वो टैग करते हैं जिसमें से डैनियल सैम्स बहुत ज़्यादा आउट कर रहा होता है और छक्के-छक्के मार रहा होता है। हाँ, वो शुरू में मार रहा था, अब पिछले 2-3 हफ्ते से उल्टा ही हो गया है। तो बहरहाल, तो हाँ, हमने का खोया ज़रूर है आमिर, और उसकी खला होगी कराची में, लेकिन हमने उसको फ़िल भी नहीं किया टू बी ऑनेस्ट प्रॉपर्ली। बट अगेन एज़ आई सेड कि क्योंकि 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 ये अभी शॉर्ट टर्म फिक्स है, तो डज़न्ट मैटर, वी आर टॉकिंग अबाउट फिल क्वेटा। फिल मुश्किल ही था। मैं आप लोगों को कहता था ना कि कराची किंग्स के फैन्स को कि यार जो कुछ है उसको मत छोड़ना, क्योंकि पीछे से आपको चीज़ें वैसी मिलनी नहीं है। उसके बदले में हसन अली लिया आप लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। एक मतलब इमाद वसीम वाली ट्रेड में आपको हसन मिल गए हैं, आमिर वाली ट्रेड में आपको नवाज़ मिल गए हैं। मगर आई गेस इमाद वसीम एंड मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंसेज़ नवाज़ से और हसन अली से कहीं बेहतर थीं। क्योंकि मोहम्मद आमिर वाज़ ऑलवेज़ इकोनॉमिकल, अगर वो विकेट्स नहीं भी लेता तो इकोनॉमिकल ज़रूर होता है, वो रन मशीन नहीं होता, कभी भी उसको मारनी पड़ेगी। और पिंडी में एक ऐसा मैच नहीं भी है तो कि ज़िल्मी कभी के मार खिलाफ नहीं इफ आई पड़ेगी। रिमेंबर इसने ऐसा नहीं है कि कभी मार नहीं पड़ेगी, जब पिटने पे आता है तो वो मार भी खाता है। लेकिन टॉकिंग अबाउट आमिर गोइंग टू क्वेटा, साकिब भाई आपको आपको पता है उस दिन नदीम भाई से बात हुई आपको, मुझे याद है कि ये उनके आमिर का एसोसिएशन उमर एसोसिएट से काफ़ी पुराना है। तो आमिर ने वो तो काफ़ी इनकी शेर-शेर कह रहे हैं ना, अब तो कह रहे हैं कि वो शेर है हमारा। हाँ, उन्होंने काफ़ी आमिर ने खेला है उनके साथ, उनकी पुरानी एसोसिएशन है। तो जहाँ पे आप ओनरशिप की बात करते हैं, तो ये कराची के साथ-साथ क्वेटा से भी इसका एक जो है पुराना ताल्लुक है। कनेक्शन है। वो अब आमिर की उम्र क्या हो गई है? 30 के करीब तो हो गया होगा, 30-31 मेरा ख्याल है, या पता नहीं अभी भी 29 का है। तो बहरहाल, तो अभी भी आई मीन ही इज़ एट द टेल एंड ऑफ हिज़ करियर। तो आई थिंक वो अपने जितना भी स्क्वीज़ कर सकता है निकालेगा अपने अंदर से। टैलेंट पे तो है डेफ़िनेटली। अभी हफ़ीज़ ने उनको मौका देने की कोशिश की थी कि अगर आप दोबारा नेशनल टीम से पाकिस्तान से खेलना चाहते हैं तो डोमेस्टिक खेल लें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला कर चुका हूँ। मैंने अब यूके में ही रहना है, मैंने लीग्स खेलनी है।
और हो सकता है अल्टीमेट उनका गोल हो सकता है कोई आईपीएल वाला तुक्का भी लग जाए आफ्टर गेटिंग अजहर महमूद की तरह, जब वो कभी आईपीएल की नेशनल हो सीनियर जाएंगे। सीनियर लीग में ही खेलेगा वो, अब तो जाके जब तक उसकी बारी लगेगी है। हाँ, तो लेट्स सी। मगर आमिर का ये है कि यार ये लाइक हमेशा से क्वेटा के मतलब कराची के प्रूवन परफॉर्मर्स में रह से रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा विकेट्स वाला कॉलम नहीं होता, मगर कुछ मैचेस में इसकी हमेशा से परफॉर्मेंसेस आती हैं। पिछले साल भी पिंडी में इसने जल्मी का टॉप ऑर्डर उड़ा के रख दिया था, और जिसमें बाबर आजम को भी शायद 0 पे आउट किया था। इसने ऊपर के 3 आउट कर दिए थे जल्मी के। तो लेट्स सी। अगर आप इसके पिछले मैच पिछले साल के अगर आप इसकी जो फॉर्म देखें तो इसने 7 मैचों में नॉट आउट किए थे। इकॉनमी वाज क्लोज टू 8 विच वाज वेरी डिसेंट गिवन पिंडी में जिस तरह 250 रन वाले मैचेस चल रहे थे, तो उसमें पाकिस्तान सुपर लीग में 8 की इकॉनमी जो है, इट्स नॉट बैड बेसिकली। और फिर इसकी जो रीसेंट फॉर्म अगर देखा जाए तो कैरेबियन प्रीमियर लीग में ये तकरीबन थर्ड बेस्ट बॉलर था अभी। ये इसने 16 आउट किए हैं, और इकॉनमी भी अच्छी थी 6.8 की, विच इज वेरी गुड। वैसे तो सीपीएल में बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम्स भी नहीं होती, मगर फिर भी उसमें कई बॉलर्स उनके जेसन होल्डर टाइप के जो थे ना, उन्होंने 10-10 की इकॉनमी से मार खाई है। तो वहां पर 6.8 की इकॉनमी और फिर 16 आउट करना, थर्ड बेस्ट बॉलर बनना। टी10 भी इसकी डिसेंट गई है। तो आमिर इज आमिर, आमिर बीइंग आमिर, तो मेरा ख्याल में ही विल ऐड वैल्यू टू कोयटा ग्लैडिएटर्स। नसीम शाह की कोई कमी उस तरीके से मिस मेरा नहीं ख्याल के करेगा, क्योंकि इसके हमेशा से नंबर्स नसीम शाह ने भी हिस्टोरिकली कोयटा के लिए कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं दी। तो जितनी जितनी नसीम शाह देता था उतनी आमिर भी लेकर आ रहा है। तो कैसे कहनी आप, व्हाट यू हैव टू से ऑन मोहम्मद आमिर कमिंग टू कोयटा? सबसे पहले तो साकिब भाई, मेरी नज़र में तो आमिर इस वक्त कहीं दूर दूर से प्लैटिनम लेवल प्लेयर नहीं है, ठीक है, ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। एंड आई नो ऑब्वियसली वाइल्ड कार्ड किया, आई नो कुछ हद तक आप कह सकते हैं मजबूरी थी, बिकॉज एक लोकल उनको प्लेयर प्लैटिनम में हर हाल में चाहिए था, और नवाज नहीं था, तो फिर ऑप्शन एक यही रह गया था कि या आसिफ अली को करते या आमिर को करते। एंड आई थिंक आप लास्ट सीजन अगर क्वेटा का बॉलिंग अटैक देखें तो एक बात बहुत रिपीटेडली हो रही थी कि बड़ा इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग अटैक है। तो इस दफा आप देखें उनने थोड़ा एक्सपीरियंस से उसको केटर करने की कोशिश की है, ब्रिंगिंग इन समबडी लाइक एन आमिर, इवन समबडी लाइक अ 40-year-old सोहेल खान, जिनने नेशनल टी20 के सेकंड बेस्ट बॉलर थे इस एज में भी। तो दे आर ट्राइंग टू प्लग दैट गैप के ज्यादा यूथफुल अटैक ना लगे, कभी मार पड़े तो वो एक सीनियर हो आपके पास जो थोड़ा सा कंटेन जॉब कर सके। तो उस सेंस में आई थिंक इट मेक सेंस। दूसरी एक चीज जो बहुत है कि नदीम उमर साहब के साथ तो उनने जैसे कहा कि उमर एसोसिएट्स उनकी जो फैमिली है, बट उसके अलावा सरफराज के साथ भी मोहम्मद आमिर की बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री है, और ये मोहम्मद आमिर ने भी पब्लिकली बहुत दफा कहा है, सरफराज ने भी बहुत दफा कहा है। एंड मोर देन दैट आई जस्ट थिंक कि कराची किंग्स का जो उनका सफर था, वो अब इस मरहले पे पहुंच गया था कि अब वो इंग्लिश वाला सफर होना शुरू हो गया था। तो मैं देखूंगा वैसे एक बार जब जब आमिर को चौके पड़े होंगे, सरफराज उधर से गालियां देगा, फिर ये जामनी शक्ल इसकी हो जाएगी, फिर ये आके जो है वो उसको गालियां देगा ना, फिर मजा आएगा। वो जब आमिर आमिर को ये बोलेगा ना, सरफराज तुम इधर आओ, इधर आओ, बोले कहाँ इधर आ, तो फिर पता चलेगा कोयटा को सही कि सरफराज और आमिर की कितनी अंडरस्टैंडिंग है। ये तो है, लेकिन फराज भाई आई जस्ट थिंक कि पता नहीं क्यों जब इमाद चला गया था ना कराची से, तो उसके बाद वो आप सेंस कर लिया था कि कराची का अब एक नया दौर शुरू हो गया है, राइट? तो फिर उसके बाद आमिर का रुकना कोई बनता नहीं था। एंड आई जहां तक मैंने सेंस किया है और नदीम उमर साहब की बातों से जो लगा, दिस इज समथिंग दैट वाज ब्रूइंग इन द वर्क्स फॉर अ व्हाइल, राइट? ये कोई लास्ट मिनट कोई वो नहीं हुई है। तो उस सेंस में ठीक है, वो उनकी मजबूरी भी कुछ थी, एंड आई थिंक नसीम के जाने के बाद उनको एक न्यू बॉल बॉलर चाहिए था। और आमिर के बारे में आप जितना कह लें, आई नो पेस थोड़ी कम हुई है, थोड़ी इंजरी रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, बट आई थिंक ओवरऑल दिस इज समथिंग दैट विल इज फेवरेबल फॉर क्वेटा। चलिए, यही हमारी प्लैटिनम कैटेगरीज थी। तो ओवर टू डायमंड, टू कैनी। कैनी, आप मुझे बताइए कि डायमंड में कौन कौन से हीरे हैं? मुझे तो 3 नजर आ रहे हैं, वसीम जूनियर, जेसन रॉय और असरंगा। कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? हसरंगा से स्टार्ट कर लेते हैं। आई थिंक लास्ट सीजन हसरंगा पे बहुत बात हुई है, और हसरंगा की जो ट्रेड लास्ट सीजन क्वेटा ने की थी, उसकी वजह से ही बहुत लोगों के ड्राफ्ट पे जो ड्राफ्ट रेटिंग्स हम कर रहे थे उसमें क्वेटा को नंबर 1 या नंबर 2 पे रखा था। एंड ओवरऑल भी बहुत अच्छा था, लेकिन हसरंगा वाज अ बिग पार्ट ऑफ दैट प्योरली बिकॉज के हम एक इस तरह का आपको प्लेयर मिल जाए जो आपके टॉप 7 में फीचर हो सके, 6-7 पे आपको आगे फिनिशिंग हिटिंग करके दे, फिर 4 ओवर पूरे करे एज अ मेन स्पिनर। ये बहुत एक लिमिटेड कमोडिटी है आजकल, मतलब वी टॉक अबाउट इवन समबडी लाइक राशिद खान इज सीन बैटिंग टिपिकली एट 7 and 8, और वो भी आपको करके देता है, बट हसरंगा को पिंच हिटर भी वो यूज कर सकते थे।
उनकी अवेलेबिलिटी पे बहुत बात हो रही थी, तो आई थिंक इसलिए मैं उनसे शुरू करना चाह रहा था कि इस दफ़ा अच्छा है नबील भाई ने अपने फैन बेस को पहले से ही आके बता दिया कि वो 5 गेम्स के लिए गालिबन अवेलेबल हैं। तो उस सेंस में आई थिंक इट मेक सेंस कि उनको डायमंड में वो किया है, डाउनग्रेड किया है, बिकॉज अदरवाइज तो असरंगा इफ ही वाज फुली अवेलेबल तो फिर पूरी किसी ने लीग में इस पे जाने नहीं देना था। ही शुड हैव बीन अ प्लैटिनम लेवल प्लेयर। तो आई थिंक उससे स्टार्ट करना बनता है, बिकॉज वो पहले 5 मैचेस में उनकी जो टीम का बैलेंस है उसको बहुत हेल्प करेगा। आई थिंक दे कैन प्ले बैट्समैन लेस, अपने बॉलिंग अटैक को वो शूट कर सकते हैं। हसरंगा के जाने के बाद हमें पता है उनके पास अबरार भी अवेलेबल है, अकील हुसैन भी अवेलेबल है एज अ स्पिनिंग ऑप्शन। तो इस दफा क्वेटा का ओवरऑल बैलेंस बहुत अच्छा लग रहा है। उसके अलावा डायमंड में जेसन रॉय उनके साथ अब गालिबन कितने 3 या 4 सीजन कंसेक्यूटिवली जेसन रॉय खेल चुके हैं, इफ आई एम नॉट 4 रॉन्ग। सीज़न तो हो गए हैं। हाँ, एंड जेसन रॉय समवन लास्ट सीजन भी उनकी एक आध बड़ी जबरदस्त मतलब इनिंग्स रही है। ही इज समबडी दैट इवन दो क्वेटा ओवरऑल वाजंट डूइंग वेल, वो अपने तौर पे ना जितना एक प्लेयर कर सकता है जेसन रॉय ने करके दिखाया। ठीक है, कुछ कुछ हद तक वो स्ट्रगल कर रहा था, स्पिन के अगेंस्ट वो स्ट्रगल कर रहा था, एंड ऑब्वियसली आई थिंक फॉलिंग आउट ऑफ द इंग्लैंड टीम mentally also has a little bit of a he has a point to prove कि यू नो मेरा पत्ता अभी तक कटा नहीं है। वो प्लेयर को थोड़ी मोटिवेशन चाहिए होती है। आई पर्सनली थॉट इट वाज अ वेरी बोल्ड डिसीजन कि इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप से जेसन रॉय को बाहर कर दिया, बिकॉज चले इंग्लैंड की कंडीशंस में जब बॉल थोड़ा स्किड ऑन कर रहा हो तो he you would expect him to struggle, but subcontinent Pakistan, India, UAE type conditions में he is the kind of player who likes to play through the line, get to the pitch of the ball. तो आई थिंक वो क्वेटा को काफी मदद देगा। मुझे सिर्फ अभी उनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन समझना है, क्योंकि नदीम उमर साहब ने कुछ बातें की थी सऊद शकील के बारे में कि शायद वो ओपन कर ले, तो वो किस तरह शेन वॉटसन आते हैं एंड दे काइंड ऑफ पुट द होल कौन से 4 प्लेयर ओवरसीज एंड दैट कॉम्बिनेशन टुगेदर, इट बी इंपॉर्टेंट टू सी। तो जेसन रॉय आई थिंक इज अ वैल्यूएबल एडिशन, एंड वसीम जूनियर का तो आपको पता ही है, वो पार्ट ऑफ द नसीम ट्रेड। एक आपको पाकिस्तान लेवल फास्ट बॉलर मिल जाना जो पाकिस्तान की टीम में, चले ठीक है स्टार्टर नहीं कह लें, बट ही इज पार्ट वेरी मच ऑफ द ईथोस ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। कोई भी इंजरी होती है, हमने जैसे वर्ल्ड कप में देखा, ही इज नाउ फर्स्ट चेंज। और अभी रिसेंटली वो टेस्ट स्क्वाड में भी थे ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया। बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद सिडनी में उनको डेब्यू करा दिया जाए, बिकॉज वहां पे था कि ड्राइनेस बहुत है तो शायद थोड़ा बहुत रिवर्स मिल जाए। दे चोज टू गो विद हसन अली, वो ठीक है, वो एक्सपीरियंस चाह रहे थे। बट आई थिंक T20 के हिसाब से ये जो अब कॉम्पोजिशन बन जाएगा क्वेटा की बॉलिंग अटैक का, टू हैव मोहम्मद आमिर एंड हसनैन विद द न्यू बॉल, टू हैव समबडी लाइक हसनैन वसीम जूनियर एट द डेथ एंड, कि आपको थोड़ा यू नो वो डेथ में बहुत उन्होंने लास्ट सीजन स्ट्रगल किया है। और क्वेटा बाज वक्त वो फॉरेन प्लेयर की जो कैटेगरी है उसमें कभी बेन कटिंग हो गया, ओडीन स्मिथ हो गया, इस टाइप के प्लेयर्स वो ढूंढते रहते हैं कि ये हमें एक हिटर मिल जाए तो 2-3 ओवर करके हम कोटा पूरा कर दें। तो दैट इज बिन अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर देम, एंड एज यू नो इमर्जिंग कैटेगरी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रही है। उसमें भी आई एम श्योर हम आगे जाके बात करेंगे। आदिल नाज आई थिंक इज अ स्मार्ट पिक, ख्वाजा नाफे पे भी। बट जस्ट ऑन वसीम जूनियर, आई थिंक ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव, बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अभी आप नसीम की बात कर रहे थे फॉर क्वेटा, उसकी परफॉर्मेंसेज भी लास्ट सीजन बहुत अंडरवेलमिंग रही थी। और एक काफी हद तक लोगों ने फील किया कि ही वाज प्लेइंग प्योरली बेस्ड ऑन रेप्यूटेशन, जो उससे एक सीजन पहले की थी जब उनने पाकिस्तान टीम में ब्रेक थ्रू किया। तो वो ठीक है, किसी का एक आध सीजन बुरा हो जाता है। वसीम जूनियर स्टिल हैज द रॉ इंग्रेडिएंट्स जो T20 क्रिकेट के लिए आपको चाहिए। बहुत ही कोई गन किस्म का फील्डर है जो उसका थ्रो है, वो यॉर्कर लेंथ भी हिट कर सकता है, पेस पे हिट कर सकता है, एंड डाउन द ऑर्डर आके थोड़ी बहुत हिटिंग भी कर लेता है। तो वैल्यू तो है उसकी। अब डायमंड है नहीं है उस पर बात हो सकती है, बट आई थिंक ही इज स्टिल अ वेरी गुड एडिशन फॉर क्वेटा। वैसे ही अगर सिर्फ उसको अपनी इकोनॉमी के ऊपर काम करना है कि वसीम जूनियर का अगर आप देखो तो पिछले साल ही वाज वेरी एक्सपेंसिव, 10 10 साढ़े 10 की इकोनॉमी से वो एक्सपेंसिव गया है बेसिकली। तो बात ये है कि अगर आपके बॉलर्स जो होते हैं, मगर ये भी तो देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड के यार 5 मैचेस तो पिंडी में होते ही होते हैं, राइट? क्योंकि आपका आपका होम है और वहां पर आपको तकरीबन 4 5 मैचेस खेलने हैं, तो वहां पर आप काफी एक्सपेंसिव तो चले जाएंगे, मगर स्टिल 10+ इकोनॉमी इज रियली बैड, क्योंकि उसी में कई मैचेस अबरार भी खेला है, अबरार को उतनी मारनी पड़ी थी, या कोई और बॉलर्स कुछ जो थे उन वो इतने एक्सपेंसिव नहीं गए थे। मगर 10 से ऊपर तो अनएक्सेप्टेबल है। तो वसीम जूनियर को थोड़ा सा अपनी इकोनॉमी के ऊपर काम करना पड़ेगा। विकेट टेकर तो है ही है। वो अच्छा, उसी रेपुटेशन के ऊपर हम समझ रहे थे
कि वर्ल्ड कप में भी वी वर थोड़ा-सा हेजिडेंट थे कि वर्ल्ड कप अभी जो इंडिया में हुआ है, वसीम जूनियर कैसा परफ़ॉर्म करेगा? मगर जब वसीम जूनियर आया तो वसीम जूनियर छा गया, रिवर्स भी कर रहा था, लाइन लेंथ भी बड़ी अच्छी हिट कर रहा था, तो वर्ल्ड कप तो उसका अच्छा गया है। जितने भी उसने एंड में 3-4 मैचेस खेले हैं, तो वसीम जूनियर उधर तो अच्छी बॉलिंग कर रहा था। तो लेट्स सी यहाँ पर, क्योंकि इनका सीन ये है कि इन पे हसनैन ऑलरेडी वेरी एक्सपेंसिव बॉलर है हिस्टोरिकली। अभी हसनैन की बात, इसके बाद अभी हसनैन ही की बारी आ रही है, तो वहाँ पर ये देखना होगा वसीम जूनियर एंड हसनैन प्लेइंग टुगेदर। मोहम्मद आमिर तो ठीक है, आके अच्छा पावर प्ले में भी कर लेगा, डेथ में भी कर लेगा, मगर जो मिडल ऑर्डर में अगर इन इन दोनों ने बॉलिंग करनी होगी तो वो किस मतलब कि 2 एक्सपेंसिव बॉलर्स का खेलना इन द मिडल ऑर्डर, तो वहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये दोनों फिर किस तरीके से करते हैं। तो चलिए कमिंग बैक टू गोल्ड की बात कर लेते हैं। मोहम्मद हसनैन ही की मैं बात कर रहा था बेसिकली। मोहम्मद हसनैन काफ़ी सालों से कोयटा ग्लैडिएटर के साथ हैं। फराज कासिम के दिल के बहुत करीब हैं, हैदराबाद कनेक्शन है इनका, और काफ़ी फराज इनको लेके काफ़ी एक्साइटेड रहे हैं। मगर बात ये है कि कभी भी हसनैन ने पहले सीज़न में, जिस सीज़न में वो एज़ इमर्जिंग आए थे, उन्होंने ट्रॉफी भी जितवाई, चैंपियनशिप जो बनवाने में भी किरदार अदा किया था, अच्छी बॉलिंग की थी इसने उस सीज़न में। आई गेस लेटर हाफ ऑफ द सीज़न उसने स्टार्ट किया और 2-2, 3-3 आउट कर रहा था। फाइनल में भी शायद 2-3 आउट किए थे। इफ आई रिमेंबर करेक्टली मे बी फाइनल के मैन ऑफ द मैच भी थे। या जो भी है, मगर चैंपियंस बनाने में मदद दी थी। मगर उसके बाद से हसनैन की कभी वो परफॉर्मेंसेस नहीं आई। कोई आपको कभी नज़र नहीं आएगा कि हसनैन ने कोई मैच जितवाया हो। जिस तरह अगर आप और टीम्स के, जैसे मुल्तान की बात कर लें, एहसानुल्लाह और अब्बास अफरीदी ने काफ़ी मैचेस जितवाए पिछले साल। आप बात कर लें ज़मान खान, हारिस रऊफ़ और शाहीन अफरीदी, इन लोगों ने काफ़ी मैचेस जितवाए हैं लाहौर को। हसनैन का पहले सीज़न के बाद कभी भी अगर आप देखो तो हसनैन का कभी आपको याद नहीं आएगा, बल्कि आपको रिवर्स में याद आएगा कि आज़म खान ने वो जो 3-4 छक्के ग्राउंड पार लगाए थे एक-एक हाथ से, वो हसनैन की धुलाई हो रही थी बेसिकली। वो नदीम भाई भी कह रहे थे ना इस दफ़ा कि वो हमारे प्लेयर हमें छोड़ जाते हैं, फिर धुलाई भी हमारी करते हैं। तो उससे मुझे फ़ौरन जब नदीम भाई कह रहे थे, तो मुझे हसनैन को जो 4 छक्के लगाए थे ग्राउंड पार, और यार वो क्या खूबसूरत छक्के थे यार। वो मतलब कि टू बी ऑनेस्ट पीएसएल की कोई कंपाइलेशन बने वो छक्के, या तो उसने शाहिद अफरीदी को भी एक दफ़ा आज़म ने लगाए थे वो 4 छक्के, और या जो उसने 4 छक्के हसनैन को लगाए हैं, दे वर अमेजिंग। तो हसनैन का यही है कि पिछला साल हम हमेशा की तरह पिछला साल भी इसका mediocre था यार। 6 मैचों में 8 आउट किए थे, इकॉनमी 9+2 थी व्हिच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। उसके बाद अगर देखो रिसेंटली ये 4-5 महीने से खेला नहीं, इंजर्ड है, तो इसकी इंजरी का इसका रिहैब कैसा चल रहा है, ही इज़ अवेलेबल और नॉट, हम पता करवाएँगे। मैं आज जब मैं इसके ऊपर देख रहा था तो मैंने देखा लंका प्रीमियर लीग में इसने 6 मैचों में 7 आउट किए थे, इकॉनमी वाज़ डिसेंट 7 की, मगर उसके बाद इसने कोई क्रिकेट खेली नहीं। तो आप दोनों में से अगर आपके पास सलार कोई इन्फॉर्मेशन है, हसनैन व्हाई इज़ नॉट प्लेइंग, कुछ नहीं खेला 5 महीने से? हसनैन तो ट्रैवल टू द यूके, जो आपको जावेद मुगल हैं, ही इज अ स्पेशलिस्ट। तो हसनैन की जो रिहैबिलिटेशन है उनने पर्सनली ओवरसी की है इन द यूके। और जावेद मुगल तो खैर उसके बाद पाकिस्तान भी आए, मुल्तान सुल्तान से उनको बुलाया, एहसानुल्लाह को, सुफियान मुकीम को, अरशद इकबाल को, कुछ इस तरह की बॉलर्स को देखने के लिए। उसमें आके द थिंग अबाउट हसनैन इज वो, आई थिंक बाज़ वक़्त जो एक अटैक को लीड करने का प्रेशर होता है ना, एक इतने यंग बॉलर पे पड़ जाता है, वो इट समटाइम्स बिकम्स अ लिटिल बिट ओवरवेलमिंग। मेरी नज़र में होता है कि कुछ बॉलर्स जो होते हैं वो सपोर्ट बॉलर्स होते हैं, राइट? उनको आप लीडर ऑफ द पैक बना दें, वो ठीक है नसीम की इंजरीज़ रहीं, वो कुछ उनकी मजबूरियाँ थी, उस पे बात हो सकती है। मेरा एक इस पे हसनैन पे और पॉइंट है, आई डोंट नो, थोड़ा-सा ऑफ टॉपिक है तो फिर हम वो कर देंगे, बट आई आल्सो हैव कंसर्न्स अबाउट हाउ सरफराज यूजेस हिम और हैज़ यूज्ड हिम। क्योंकि ये चीज़ें ना, मतलब हम जब बाद में एक सीज़न बाद बात कर रहे होते हैं तो इतनी शायद ज़ूम इन नहीं होता उस पे। लेकिन एक आध दफ़ा हमने देखा है जिस तरह हसनैन ने अपने पहले ओवर में विकेट ली और फिर सरफराज उसको उसके बाद सेकंड ओवर देता नहीं है, उसके ओवर्स होल्ड करके रखता है कि मैं मिडिल ओवर में अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो 11वें 12वें के बाद मैं एक दूँ और फिर 2 डेथ पे दूँ। तो फास्ट बॉलर्स का मेरे नज़र में ना बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि अगर आपने एक ओवर में विकेट ली है, तो फिर रिगार्डलेस ऑफ वो एक कैप्टन का एक वो जो आपकी रिदम बनी हुई होती है ना, तो बंदा चाहता है कि उसके बाद मुझे एक और ओवर मिले, बिकॉज़ यू हैव योर टेल अप और थोड़ा मोमेंटम बिल्ड हुआ हुआ होता है, रिदम वो। तो वो बाज़ वक़्त मुझे सरफराज में नज़र आता है कि वो उस वक़्त की सिचुएशन से ज़्यादा एंड पे सोच रहा होता है कि 11वें 12वें ओवर में अगर पार्टनरशिप ये लग गई तो मुझे इसका 1 ओवर बचाना है, फिर मुझे इसके 2 ओवर डेथ में बचाना है।
आई जस्ट फील कि बाज़ वक़्त अगर किसी ने एक पहला ओवर अच्छा डाला है, तो आप ये नहीं सोच के आएँ कि पावर प्ले का चौथा ओवर मैंने नवाज़ से करवाना है या फलाना ओडीन से कराना है, जिससे भी कराना है। उसका पहला गया है तो गिव हिम द सेकंड ओवर, ताकि उसकी एक वो 2 ओवर आप शुरू में करा लें, 2 डेथ में करा लें। एंड दीज़ आर जस्ट थिंग्स कि आई थिंक वो हसनैन के फिगर्स हम रेट्रोस्पेक्टिवली देखेंगे ना, तो उसमें ये चीज़ें नहीं नज़र आती कि उसने एक पहला ओवर कराया और फिर बीच में वो हो गया। एंड मे बी आप लोगों को ना फील हो कि दिस मेक्स अ बिग डिफरेंस, बट मुझे बाज़ वक़्त फील होता है कि ये यूटिलाइजेशन जो है किसी फास्ट बॉलर की, वो स्टैट्स आपको पूरी तरह दिखा नहीं पाती। तो बस ये नॉट इन हसनैन्स डिफेंस और एनीथिंग, बट आई थिंक थोड़ा-सा इस पे कैप्टेंसी के भी ऊपर भी बहुत वेटेज आता है कि आप अपने प्लेयर को किस तरह यूज़ कर रहे हैं। मुझे तो पता है फराज कुछ हसनैन के बारे में ज़रूर कुछ कहना चाहेंगे। यार हसनैन का कंसिस्टेंट चीज़ एक ये रही है कि उसमें ग्रोथ नहीं नज़र आई है। हसनैन जब आया था, हमेशा एक प्लेयर का ऐसे ग्राफ होता है, इम्प्रूवमेंट होती है। पहले आप रूकी होते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें माफ़ होती हैं। आप इमेच्योर होते हो, स्किल भी आपकी इतनी डेवलप नहीं होती है। लेकिन ओवर अ पीरियड, नसीम बहुत बड़ा उसका एग्जांपल है। नसीम ने जो मैच्योरिटी दिखाई है, जो ग्रोथ दिखाई है, इवन वसीम जूनियर वाज़ अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग केस, लेकिन उसने भी ग्रोथ दिखाई है। सो हसनैन ठीक है, वो बेचारा एक उससे भी गुज़रा अज़ियत से, जो उसका एक्शन, बल्कि क्रेडिट टू हिम कि वो एक्शन करेक्ट होने के बाद भी उतना ही तेज़ था, बल्कि थोड़ा-सा उसका एक ज़माने जब वो फॉरन आया था तो उसका एक बाउंस भी आया था। बट द थिंग इज़ ही इज़ नॉट नेवर, जैसे आप बोल रहे थे साकिब भाई के पिटता है तो वो 4 छक्के, तो ही इज़ नेवर बीन एबल टू सस्टेन हिमसेल्फ एज़ अ, कि आप बॉलर ऐसा हो ना कि जिस पे आप डिपेंड कर सकें। और अगर और 140 की जो पेस होती है, ये आई थिंक दुनिया में गिनती के लोगों के पास होगी यार, यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स। सो अगर आपके पास वो चीज सबसे पहले आ जाती है तो उसके बाद बाकी चीजें, लाइक वो तो एक गॉड गिफ्टेड होती है। आपके पास एक पेस, आपके पास गॉड गिफ्टेड है, एंड यू आर ब्लेस्ड विद हाइट एज वेल। तो आप यू वर्क ऑन डेवलपिंग द सेकंड हाफ ऑफ योर स्किल सेट। आई एम श्योर वो करता होगा। तो दैट्स माय डिसअपॉइंटमेंट विद हसनैन, बिकॉज़ कितने 4 साल हो गए इसके डेब्यू में, 4 साल 5 साल तो हो गए होंगे। तो अब तक ही शुड हैव बीन फार अलोंग वेयर ही इज राइट नाउ। हमारा बॉलर्स का ग्राफ क्या हो रहा है, हमारा बॉलर्स का उल्टा हो रहा है। हमारे बॉलर्स यूं आते हैं, शाहीन भी एक बड़ा केस स्टडी है उसमें। हमारे बॉलर यहाँ आते हैं, थोड़े से यहाँ जाते हैं, फिर हम उनको यहाँ बिठा लेते हैं और फिर वो ऐसे करके गिरते हैं। यूं जाता है उनका ग्राफ, जबकि यूं जाना चाहिए ग्राफ। तो ये मसला है, हसनैन भी उसी का एक शिकार है। चलिए दैट्स ऑल ऑन हसनैन पे हसनैन। साकिब भाई, सॉरी देखिए मैं जल्दी से ऐड कर दूं, जहां तक मेरी मालूमात है ही इज एक्सपेक्टेड टू बी फुली अवेलेबल। वो बाय द टाइम पीएसएल कम्स अबाउट, जो उसकी रिहैबिलिटेशन चल रही है, दे एक्सपेक्ट दैट ही शुड बी, शायद पहला एक आध गेम वो थोड़ा उसको टेस्ट करें कि किस तरह फुली रिकवरी हुई है, बट दे एक्सपेक्ट हिम टू बी अवेलेबल। हाँ, ये बेसिकली एलपीएल के बाद कहीं ज़ख्मी हुआ और अभी वर्ल्ड कप के कंटेंशन में भी हसनैन का नाम था, मगर चूँकि ज़ख्मी था इस वज़ह से वर्ल्ड कप में फिर जो हमें जो है हसनैन नहीं गया था। आगे चलते हैं यार, इसके बाद इनके गोल्ड में जो सेकंड नंबर के ऊपर बात करते हैं, इब्रार अहमद की, मिस्ट्री स्पिनर। पिछले साल इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल रहे थे और चूँकि इस्लामाबाद यूनाइटेड में शादाब खान पहले ही खेलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज़्म हो रहा था कि शादाब को कोई इनसिक्योरिटी है। इस तरह की बातें पाकिस्तान में होती हैं। मगर मेरा नहीं ख्याल कि 2-2 लेग स्पिनर एक टीम में खेलना वैसे भी मुश्किल होता है, तो अच्छा हुआ कि ट्रेड हो गई दोनों के दरमियान, दोनों टीम्स के दरमियान। तो वसीम जूनियर और इब्रार जो थे, वो नसीम शाह के बदले जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड से चले गए क्वेटा ग्लैडिएटर्स में। तो जहाँ पर आपको, मगर वहाँ पर भी मज़े की बात ये है कि हसरंगा पहले ही बैठे हुए थे और बाद में उस्मान कादिर भी ले लिया, तो अब 3-3 लेग स्पिनर उनके बेंच के ऊपर हैं इस टाइम पे बैठे हुए। मगर चूँकि इट्स एक्सपेक्टेड कि हसरंगा जो है उनका कुछ पता नहीं होता। एक तो 5 मैचेज़ के लिए अवेलेबल हैं और उन 5 मैचेज़ में भी अगर एनओसी वगैरह का कोई मसला आ गया, तो फिर इब्रार ही होंगे जो इनके मेरे ख्याल में प्राइम स्पिनर होंगे। तो पिछले साल जो उन्होंने 3 मैचेज़ खेले थे, वो अच्छे ही खेले थे तकरीबन। वो 1 ओवर वीज़ा वाला, डेविड वीज़ा वाला निकाल दें, तो उसके अलावा तो इसने, अगर आप देखें तो इसके 3 मैचेज़ में इसने 3 आउट किए थे, मगर इकॉनमी वाज़ 7.6 व्हिच वाज़ गुड, डिसेंट इकॉनमी कंसिडरिंग के इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो, मतलब कि जिस किस्म के पिचेज़ के ऊपर मैचेज़ हुए थे। अच्छा, इस बेचारे ने चूँकि वो नेशनल टीम के साथ है, तो इसने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली भी नहीं है और फिर इंजर्ड भी है अभी और अभी टेस्ट मैचेज़ भी नहीं खेल चुका, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ के बाद फिर इसने वो प्राइम मिनिस्टर 11 वाला वो एक ही मैच खेला था जिसमें 80 रन्स देके इसने 1 आउट किया था। इसके अलावा बेचारा इंजर्ड ही रहा है और कोई उसने ख़ास क्रिकेट खेली नहीं पिछले 4-5 महीने से। तो लेट्स सी, लेट्स होप कि इंजरी इंजरी तो मेरे ख़्याल में अब ठीक हो गई है। मेरे ख़्याल में न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ के लिए
ही इज अवेलेबल नहीं है? नहीं, he's pulled out of the squad. He's gone back to NCA to work with his ruled out of the New Zealand T20s. अच्छा मैंने अच्छा फिर मुझे मुझे न्यूज़ मिल गई होगी। मैं समझ रहा था कि शायद वो इंजरी से वो ठीक हो गया। अच्छा, मगर ये कि यार हमारे जो बॉलर्स हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग तक फिट हो जाते होते हैं। पाकिस्तान सुपर तो लीग शुरुआत की मेरे ख्याल में आईपीएल की बात पाकिस्तान हो जो रही है वो रिकवर कर जाएगा। हाँ, तो होपफुली ही विल प्ले। उसके बाद आपके गोल्ड में जो आखिरी प्लेयर हैं बेसिकली वो हैं कैप्टन सरफराज अहमद, जो बेसिकली सरफराज जो थे वो कैप्टन भी डिक्लेयर हो चुके हैं, थे डायमंड में, मगर ब्रांड एम्बेसडर बना के उनको इन्होंने गोल्ड में रेलीगेट करवाया ताकि डायमंड में कुछ जगह दूसरे प्लेयर्स वगैरह के लिए ओपन हो जाती। तो ही इज अगेन इज अ कैप्टन। इसकी एक्सप्लेनेशन उसने नदीम भाई से ताज़ा-ताज़ा ली थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं ग्रेसफुल एग्जिट सरफराज को देना चाह रहे हैं। मगर ग्रेसफुल एग्जिट में भी मुझे समझ नहीं लग रही कि ग्रेसफुल एग्जिट भी मेरे ख्याल में तभी मिलेगा कि अगर खुदा ना खास्ता क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस दफा भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो फिर शायद ये ग्रेसफुल एग्जिट दे आर एक्सपेक्टिंग के सरफराज फिर खुद ही से छोड़ दें कि आई एम डन, आई एम रिटायरिंग फ्रॉम पीएसएल, ब्ला ब्ला ब्ला, इसके बाद मैं नहीं हूँगा, कल मेरा आखिरी मैच है। वो भी तभी होगा, मगर अगर सरफराज भी फॉर्म में हुआ, क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी मैच जीत रहा हुआ, तो फिर तो ग्रेसफुल एग्जिट की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आपको बेसिकली दोबारा लाइक वी विल सी अ रीबॉर्न सरफराज अगर वो फॉर्म में भी होते हैं। तो सरफराज का यही कह रहे, पिछला साल वाज हॉरिबल लाइक विद द बैट, एज अ कैप्टन तो 4 साल ही बड़े बुरे चल रहे हैं। और अभी उनके दोनों क्वेश्चन मार्क हैं एज ए बैटर भी, उनकी जो टीम में प्लेस थी, क्योंकि देखो कि आप तकरीबन 100 के स्ट्राइक रेट, 104 के स्ट्राइक रेट के ऊपर से इन्होंने सीजन खेला पिछला, व्हिच इज अनएक्सेप्टेबल फॉर अ मिडिल ऑर्डर बैटर। और क्योंकि कई दफा आपको फिनिशिंग के लिए भी जाना पड़ता है, और जब फिनिशिंग के लिए गए तो वहां पर भी फिनिश नहीं हुआ। 100 के स्ट्राइक रेट के ऊपर आप किस तरीके से कोई मैच फिनिश कर सकते हैं, बल्कि आप तो सारा वो काम ही खराब कर देंगे। जीते हुए मैचेस कुछ जो थे वो सरफराज ने इम्पॉसिबल कर दिए थे। तो देखना ये होगा कि व्हाट काइंड ऑफ मतलब कि सरफराज जो है वो किस मोटिवेशन के साथ ये सीजन खेलने आते हैं। अपनी गेम को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, उनको अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर काम करना चाहिए। अपनी कैप्टनसी में बहुत ज्यादा फ्लॉज थे पिछले साल इनके, वो इनको करने चाहिए। डोमेस्टिक में अगर देखा जाए तो इनका फर्स्ट क्लास में सरफराज का ये है कि सरफराज को सेंचुरी करे, सरफराज की डोमेस्टिक फॉर्म का पता चल जाता है, क्योंकि सुबह आप सो के उठते हैं, सारे जर्नलिस्ट ने ट्वीट की होती है उसकी सेंचुरी की, तो आपको सुबह इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वो सरफराज ने की है। तो इसने इस डोमेस्टिक में मेरे ख्याल में कुछ स्कोर किए हैं उसके अच्छे गए हैं, और जीता भी है। मेरे ख्याल में कराची वाइट्स को चैंपियन भी बनवाया है। सरफराज की टीम जो थी वो जीती थी। कैप्टन कैनी सरफराज ही थे या शान मसूद थे? आई फॉरगॉट। सरफराज तो जब वो जीते तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके थे। असद शफीक कैप्टन थे, अच्छा, एंड असद दैट शफीक वाज कैप्टन व्हेन थे। ही रिटायर्ड। वो सरफराज ने शुरू किया था टूर्नामेंट, बट ऑब्वियसली और पाकिस्तान की टेस्ट टीम को ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलना पड़ा था ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। तो असद शफीक टुक ओवर एंड देन असद शफीक वन द टूर्नामेंट एज कैप्टन एंड देन अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सरफराज की पिछले साल की मैंने फॉर्म बताई है कि 8 मैचों में 162 रन थे, मगर सिर्फ 104 का स्ट्राइक रेट था। नेशनल टीम में भी ऑस्ट्रेलिया का एक टेस्ट मैच है। बड़ी बोल्ड कॉल ली वैसे। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि शान मसूद इतनी जल्दी रिजवान को दूसरे टेस्ट में डाल डाल लेगा। मुझे ये था कि शायद दूसरा टेस्ट भी दे देगा सरफराज को, मगर शान मसूद का लग रहा है कि ही इज वेरी डायनेमिक कैप्टन, जो कि कुछ बोल्ड डिसीजंस वगैरह करता है। उसने किए भी हैं। तीसरे मैच में उसने इमाम को निकाल दिया था और उसने साइम के साथ चला गया। तो लेट्स सी, एनीथिंग यू गाइस वांट टू ऐड ऑन सरफराज अहमद? इसमें साकिब भाई थोड़े आई गेस तल्ख अल्फाज अगर बंदा यूज ना भी करना चाहे तो आई जस्ट थिंक कि कुछ क्वेटा के जो डिसीजंस है ना वो इमोशनल ज्यादा हैं एज अपोज टू क्रिकेटिंग लॉजिक या क्रिकेटिंग रीजनिंग। ठीक है, एंड इसका आई थिंक नदीम साहब ने काफी हद तक जो इंटरव्यू था उसमें भी उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हमारे जो प्लेयर्स के साथ रिश्ते हैं या जो ताल्लुकात हैं हम उसको एक डिफरेंट सेंस में अपहोल्ड करते हैं। एंड आई जस्ट थिंक कि सरफराज की अगर आप लास्ट सीजन की परफॉर्मेंस उठा के देखें, राइट, बिकॉज स्पोर्ट एट द एंड ऑफ द डे एक कट थ्रोट बिजनेस है। पिछले 4 साल की जिस तरह की क्वेटा की परफॉर्मेंस रही है, और मैं कुछ ज्यादा हार्श नहीं साउंड करना चाह रहा हूँ विद ऑब्वियसली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन आई जेन्युइनली थिंक कि कोई और फ्रेंचाइज होती जो इस तरह का डाउन स्लाइड देख रही होती, उसने कहीं ना कहीं अपना फुट डाउन करके फैसला ले लेना था कि यार
विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप लेजेंड हैं हमारे, बट आपका वक्त यहाँ खत्म होता चल रहा है। आपकी वजह से हमारे टीम का बैलेंस भी थोड़ा सा ऑफ हो रहा है। एंड आप नंबर्स उठा के देख लें सरफराज की, अभी आपने मेंशन किया लास्ट सीजन की परफॉर्मेंस, तो आई थिंक के एक टाइम आता है एक फ्रेंचाइज को एज अ थिंक टैंक, एज एन ओनरशिप, एज अ मैनेजमेंट बैठ के फैसला करना होता है कि यार हमने फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है, राइट? आप हमारे कप्तान अगर वाहिद अगर पीएसएल की हिस्ट्री के कप्तान है जो पहले सीजन से अभी तक चल रहे हैं, तो और ऐसा नहीं है कि दूसरी टीम्स में भी कोई फैमिली वाली रिलेशनशिप नहीं होते। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं, सोहेल अख्तर फॉर एग्जांपल लाहौर कलंदर्स के कप्तान थे, एंड काफी हद तक उनका भी एक फैमिली फील थी। वो कहाँ कहाँ अफ्रीका में और अबू धाबी में और कहाँ कहाँ उनने उनकी कप्तानी नहीं की कलंदर्स की, बट दे रियलाइज कि यार हमने यूथ में इन्वेस्ट करना है। एक यूथ प्लेयर है हमारा जो हमने स्पॉट किया हुआ है, जो हमें लगता है एक बड़ा जबरदस्त कप्तान बन सकता है, हमने चांस लेना है उस पर। एंड दे रियलाइज्ड कि अब आपकी जगह नहीं बन रही है, तो देन दे मूव्ड हिम ऑन। एंड सोहेल अख्तर आपको याद होगा लाहौर कलंदर्स को चले पीएसएल जिताया नहीं, बट फाइनल तक तो लेके गए थे, राइट? मतलब जो भी आप उनके गेम पे बात कर लें, लाहौर कलंदर्स एक्नॉलेज कि यार अगर हमने अबू आगे धाबी वाला जितवाया भी था, अबू धाबी हाँ, वाला कप जितवाया था उसने। मैं पीएसएल की बात कर रहा था, बट वो आई जस्ट थिंक के फॉर समबडी क्वेटा के लिए इट केम टू अ पॉइंट कि वो चाहे नवाज के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं या आपको यंग लड़का हो, सऊद शकील हो, उमैर बिन यूसुफ हो, के यार ये अगले 4 साल हमें आगे लेके जाएगा, वो वाला फैसला करना बहुत जरूरी है। एंड आई जस्ट थिंक क्वेटा आर स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट बिकॉज उनका फैमिली वाला जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रांग है कि वो कहते हैं ना, वो फराज भाई का एग्जांपल है कि भाइयों के बीच में जब बिजनेस होता है तो उसको मेंटेन करना कितना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो आप बोल नहीं पाते। तो आई थिंक दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज। सॉरी मैं सरफराज के ऊपर इतना लंबा कह गया, लेकिन आई थिंक ये कहना थोड़ा जरूरी है कि मुझे लगता है कि कुछ उनके जो डिसीजंस हैं दे आर मोर बेस्ड ऑन इमोशंस या ऑन रिलेशंस देन क्रिकेटिंग लॉजिक। सही, चलें आगे सिल्वर के ऊपर चलते हैं। तो सिल्वर में आपके पास काफी प्लेयर्स हैं, मे बी वी कैन क्विकली सिल्वर के प्लेयर्स के हम ऊपर क्विकली चलेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे कैनी विल आप स्मीड सिल्वर से के? स्टार्ट कर लेते हैं बिकॉज ही वाज देयर रिटेंशन, एंड आई थिंक विल स्मीड का क्वेटा रियलाइज्ड कि एक उनको फॉरेन ओपनर का बैकअप मिल जाएगा। विल स्मीड की फॉर क्वेटा बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस रही हैं। टू गेट हिम इन सिल्वर इज अ बिट ऑफ अ स्टील, बिकॉज वो जेन्युइनली इन कंडीशंस को भी समझता है और उसकी परफॉर्मेंसेस भी रही हैं, तो आई थिंक दैट वाज अ बिट ऑफ अ नो ब्रेनर। उसके बाद जो सबसे जबरदस्त चीज मैंने क्वेटा की देखी है इस सीजन की, उनने वाकई में डोमेस्टिक को इज्जत दी है। ठीक है, ये आई एम श्योर कि अहमद शहजाद के फैंस शायद इससे अग्री ना करें, बट उसके अलावा अगर आप देखें उनकी जो सारी सिल्वर पिक्स हैं, उमैर बिन यूसुफ वाज विद देम। एक चीज मैं बहुत क्वेटा की आई थिंक अप्रिशिएट करना बनता है नबील भाई का, कि वो वाकई में चाह रहे हैं कि लोकल कोर की ना हम बात करते हैं। लास्ट सीजन आपको याद होगा फराज भाई का एक बहुत मेमोरेबल रैंट था कि कराची ने किस तरह एक अपना लोकल कोर बिल्ड नहीं किया। तो आई थिंक दैट इज समथिंग कि क्वेटा इज रियलाइजिंग कि हसनैन हो गया फॉर एग्जांपल, अभी उन्होंने वसीम जूनियर अबरार लिए हैं, विद द लाइक्स ऑफ उमैर बिन यूसुफ, विद द लाइक्स ऑफ सऊद शकील। अगर वो एक लोकल इथोस बना सके, अपना एक लोकल कोर डेवलप कर सके, बिकॉज एंड ऑफ द डे आप फॉरेन प्लेयर्स पे एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज नहीं बना पाएंगे। कोई एक सीजन आता है फिर अगले सीजन अनअवेलेबल हो जाता है, किसी का एनओसी मिला, किसी का ना मिला, इसके ऊपर आपकी लॉन्गिटिविटी नहीं होती। शायद फॉरेन प्लेयर्स आपको आके 2-4 मैचेस कंसेक्यूटिव रन पे जिता दें, एंड कुछ हीरे होते हैं, रैली रूसो फॉर एग्जांपल, जो आपको पता है कि उनकी अवेलेबिलिटी भी होती है, वो परफॉर्म भी करके देते हैं, बट फ्रेंचाइज जो आगे बढ़ती है वो लोकल प्लेयर से बढ़ती है। तो आई थिंक इट्स सऊद शकील वाला आपको ट्वीट याद होगा 33-0 वाला, वो भी एक उनकी सिल्वर पिक है। नदीम भाई की बातों से लगा कि शायद इस दफा उसको चांस वाकई में मिल जाए। अब आई डोंट नो वो किस तरह फिट इन करते हैं, क्योंकि आपको पता है मुझे तो T20 क्रिकेट में बहुत एक 2-3 बैट्समैन अगर लाइन से एक ही स्ट्राइक रेट या एक ही स्टाइल वाले हों तो उनको फिट इन करना बड़ा एक मुश्किल हो जाता है। तो अब वो सऊद को जेसन रॉय के साथ अगर ओपन कराते हैं विद रैली एट 3, या वो फिर ख्वाजा नाफे को इमर्जिंग में खिलाते हैं या आदिल नाज को खिलाते हैं, इट बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ क्वेटा मेक्स देयर बेस्ट अवेलेबल 11। ये उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है कैनी के वो ओपनर खेलेगा सऊद शकील। 100% खेलेगा। जी, उन्होंने बोला है कि ओपनर खेलेगा और उन्होंने ये भी कंफर्म किया वो खेलेगा भी जरूर। उन्होंने कहा 34-0 नहीं होगा, ही विल प्ले। अच्छा, मतलब विद देयर बेस्ट 11 जो अभी तक उन्होंने बनाई होगी, ये बिकॉज अभी तो आई एम गेस शेन जेसन रॉय मोस्ट लाइकली वो जेसन रॉय के साथ ओपन करेगा।
एंड ठीक है, अगर उनकी कम से कम क्लैरिटी तो है ना कि आपने प्लेयर को भी एक मैसेज दे दिया है कि भाई आप हमारी थॉट्स में हो और इस दफा हमने वाकई में आपको खिलाना है। एंड यू नो अगर साउथ परफॉर्म कर दे तो मे बी ही इज देयर फ्यूचर कैप्टन। दे नीड अ लीडर, समबडी हु विल टेक द फ्रेंचाइज फॉरवर्ड आफ्टर सरफराज। कभी ना कभी तो उन्हें सोचना है, एंड इट लाइकली विल हैव टू बी वन ऑफ द लोकल बॉयज। एंड साउथ हैज कैप्टनसी एक्सपीरियंस, उसने डोमेस्टिक में भी कैप्टनसी की है, सिंध के लिए भी की है, कराची के लिए भी लोअर लेवल पे उसने कप्तानी की हुई है। तो आई थिंक ही समबडी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे सिर्फ ये है कि साउथ का जो गेम है वो पावर प्ले सिर्फ ओपनिंग में ही आप उसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज उसने काफी काम किया है कि वो पेस के खिलाफ भी ना दायरे में फिर भी एरियल खेल लेता है, गैप्स अच्छे निकाल लेता है। तो आई थिंक वो उस तरह उसको यूज कर सकेंगे, बिकॉज साउथ इन T20 क्रिकेट आई थिंक मिडिल ऑर्डर में तो सुसाइडल होगा। तो चले, अच्छा है कि कम से कम उसको उन्होंने ओपनिंग स्लॉट पे कर लिया। उसके अलावा दो पिक्स जो बहुत मजेदार हैं, सजाद अली, he had a fantastic national T20. He's a little bit on the aged side, you know, 37-38 की उम्र में आके लोग कहते हैं कि करियर्स खत्म होने लगते हैं, कुछ लोगों के खैर शुरू हो रहे हैं। एंड आई थिंक ही गिव्स देम अ बैकअप विकेट कीपर ऑप्शन एज वेल, जो बहुत जरूरी है सिल्वर में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यू नो आप वो नेशनल T20 उन्होंने फॉलो किया है, और उसके जो टॉप 2-3 परफॉर्मर्स हैं उनको वो वाकई में इज्जत दे रहे हैं और उनमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि आप अपना जो शोकेस किया है आपने, आप उसको PSL लेवल पे जाके रेप्लिकेट करें। नहीं, आप मुझे एंड बताएंगे जो सजाद अली है, मिडिल ऑर्डर बैटर हैं या ओपनर हैं या लेफ्ट टॉप हैंडर हैं, 3, राइट हैंडर हैं? ideally he's a top 3 batsman. He's somebody that majority of the time उनने 3 पे बैट किया in the national T20. He can open as well. मेरे लिए तो थोड़ा शॉकिंग था कि क्वेटा ने यासिर खान का बहुत जबरदस्त नेशनल T20 गुजरा, एंड इमर्जिंग में ही वाज अ स्टील। आई एम वेरी हैप्पी इज एट मुल्तान, बट दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो क्वेटा है वो उसको रिटेन करेगी, बट इन फेयरनेस उमैर बिन यूसुफ का भी बहुत जबरदस्त नेशनल T20 गया। उन्होंने 400 रन किए नेशनल T20 में। आई थिंक ही वाज ईदर द थर्ड और द फोर्थ हाईएस्ट रन स्कोरर इन द नेशनल T20। एंड मोर देन दैट, लास्ट सीजन भी आपको याद होगा PSL में ही पिंडी में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए उन्होंने मुल्तान के खिलाफ एक बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली थी। 50 की थी शायद डेब्यू पे अपना उमैर बिन यूसुफ ने, और टचिंग 50। एंड ही इज समबडी सॉरी इसका बैकवर्ड गेम। साकिब भाई, कैनी मुझे निकलना है, आप लोग यू कैरी ऑन एंड साकिब भाई यू कैन क्लोज द शो आउट, और मैं इजाजत चाहूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग एवरीबॉडी। कानी, थैंक यू फॉर कमिंग। साकिब भाई, यू कैरी ऑन एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट शो इंशाल्लाह। चलिए, सही है, सही है। हाँ, तो तो जस्ट सजाद अली जूनियर बैकअप कीपर भी हैं और साथ में आप कह रहे हो कि वन डाउन या मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। जी बिल्कुल, और उनने कोई 400 शायद 44 रन किए हैं। ही वाज द थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर और फोर्थ हाईएस्ट उमैर बिन यूसुफ हैं। तो दीज आर प्लेयर्स राइट जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। तो ये आई थिंक क्वेटा को बहुत एक मिडिल ऑर्डर में एक स्ट्रेंथ मिलेगी, स्पेशली अगर वो सऊद और जेसन रॉय से ओपन कर रहे हैं विद राइली रूसो एट 3। I don't think Sajad Ali will be in the first choice playing 11. I think obviously उन्हें सरफराज के साथ ही स्टार्ट करना है, अब अगर वो कैप्टन यू नो उन्हें अनाउंस कर भी दिया। लेकिन आगे जाके एक फिर भी उनको ऑप्शन मिलेगा कि यू नो कोई इंजरीज हो जाती हैं, कोई अनअवेलेबिलिटी होती है फॉर एग्जांपल, तो दे हैव समबडी जिसने परफॉर्म किया हुआ है और उनको परफॉर्म करके दे सकता है। इमर्जिंग की जो 2 पिक्स हैं, क्योंकि आई थिंक सिल्वर का तो इसके साथ रैप अप हो ही गया, हमने पांचों की बात कर ली, साउथ की भी कर ली। जी, नहीं, हाँ, उस्मान कादिर जो उस्मान किया हुआ कादिर इन्होंने। आखिरी एक वाहिद रह गए। हाँ। तो मेरे लिए उस्मान कादिर was a little bit of a surprising pick because they have Hasranga who we know is available for the first 5 games. Then they have Abrar जो I cannot see a situation, क्योंकि आपको पता है 2 लेगीज को एक साथ खिलाना तो बहुत ही मुश्किल है। मे बी क्योंकि अबरार वो ट्रेडिशनल फिंगर स्पिनर नहीं है कि कंट्रोल वाला ही, यू नो उसमें एक थोड़ी मिस्ट्री भी है। तो आई फाइंड इट वेरी टफ टू सी एक कोई इस तरह की प्लेइंग 11 जिसमें दोनों उस्मान कादिर भी हों और अबरार भी हों। तो मुझे उस्मान कादिर वाली पिक इतनी समझ नहीं आई, बिसाइड्स डेप्थ के वो इंजरीज को कवर करने के लिए हो कि यार कोई और उसको रिप्लेसमेंट मान ले जाए हमें, क्योंकि हमारी फला फला पेस बेस कवर्ड है, मिडिल ऑर्डर कवर्ड है, तो एक एक्स्ट्रा स्पिनर का भी हमें बैकअप मिल जाए। उसके अलावा आई डोंट थिंक उस्मान कादिर की पिक को इतना यार, सेंस ये भी तो हो सकता है ना कि हसरंगा का कुछ पता नहीं है, इब्रार अहमद की इंजरी का भी सीन चल रहा है, तो वहां पर उन्होंने एक तीसरा रिस्ट स्पिनर भी एक डाल लिया है फॉर द बेंच के इस दफा किसी तो केस में नबील भाई शायद ने कहा जरूरत है कि पड़े। हसरंगा की जबान आई है उनको कि 5 गेम तो पक्के हैं, लेकिन NOC आपको पता है साकिब भाई वो आखिरी मिनट भी श्रीलंकन बोर्ड वापस ले सकता है कुछ भी। हसरंगा को तो खैर अब उन्होंने कप्तान बना दिया अपना, तो यू नेवर नो।
अच्छा, अच्छा, सरंगा उनका अब किसका व्हाइट बॉल क्रिकेट का है? व्हाइट बॉल का कैप्टन बन गया ना, व्हाइट बॉल तो का कैप्टन बन गया। और भी सही, ज्यादा। सही, सही, सही। अच्छा, अच्छा, इमर्जिंग के उमैर बिन यूसुफ की भी आपने बात कर ली थी। वो उमैर बिन यूसुफ ने पिछले साल एक 67 रन की अच्छी इनिंग्स खेली थी, तो उनकी रिटेंशन तो बनती थी। ही इज द फ्यूचर और ही इज गुड। अच्छा, इमर्जिंग की बात कर लेते हैं यार। आदिल नाज और ख्वाजा नाफे। आदिल नाज, आई गेस, राइट आर्म फास्ट बॉलर, 21 इयर्स एज, फ्रॉम एबटाबाद। नेशनल T20 कप भी एबटाबाद रीजन से खेले हैं। और अगर इमर्जिंग के बॉलर्स में, वैसे तो उन्होंने 12 मैचेस में आई गेस कोई 14 के करीब आउट किए हैं। और डिसेंट उनका स्ट्राइक रेट था, इकॉनमी भी डिसेंट थी। मगर इवन दो लाइक वो तकरीबन मीडियोकर तो नहीं कहना चाहिए, मगर इमर्जिंग फास्ट बॉलर में से वो बेस्ट परफॉर्मेंस थी बेसिकली। तो दैट्स द रीजन इन्होंने नेशनल T20 में, अगर आप देखो तो जो जिन रूकी, शहाब खान क्वालिफाई नहीं कर रहे थे बेसिकली इमर्जिंग के लिए। और भी जो कुछ बॉलर्स थे वो इमर्जिंग के लिए क्वालिफाई नहीं करते। जो प्लेयर्स, जो फास्ट बॉलर्स इमर्जिंग के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं, उनमें टॉप पे आदिल नाजी हैं बेसिकली। तो उसकी कह आप सकते हैं, बट फॉर एग्जांपल जहादात खान को लाहौर ने पिक किया, उमैर आफरीदी को जल्मी ने पिक किया है। तो दे आर प्लेयर्स जो इमर्जिंग कैटेगरी के लिए सेटिस्फाई हो सकते थे। आदिल, उनकी भी ऐसी, आई गेस जहादात से तो उससे ज्यादा बेहतर आदिल नाज की परफॉर्मेंसेस अगर आप जाके देखो शायद। हाँ नहीं, विकेटें तो सबकी वही, अपना आदिल नाज की 14 है, तो जहादात की 13 है, अपना उसकी 12 है, क्या नाम है अपना जो मैर की। दूसरा वाला, हाँ, तो वो आसपास ही है। द थिंग अबाउट आदिल नाज, जो मैंने उसको नेशनल T20 में जितना फॉलो किया ना, जो एक उसके तकरीबन सारे मैचेस में सेम पैटर्न था साकिब भाई। और बड़ा मजेदार है कि पावर प्ले में उसने आके बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है हर मैच में, राइट, इकोनॉमी भी बहुत स्विंग कर जबरदस्त। रहा था, ठीक ठाक हाँ, स्विंग है। हाँ, और स्विंग भी एग्जैक्टली, वो फोर्थ स्टंप पे पिच करके अंदर भी ला रहा था, उसकी वो बॉल पड़ के बाहर भी जा रही थी। हर दफा, हर सिंगल मैच में उसके डेथ में आप फिगर्स देखें और पावर प्ले में फिगर्स देखें, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कि वो डेथ में हर मैच में पटा है, उसकी वजह से उसकी आप इकोनॉमी देखें तो अगर आप सिर्फ उसकी पावर प्ले की इकोनॉमी देखें तो तकरीबन को 5.25 की इकोनॉमी है। अब डेथ की फैक्टर इन करें तो वो 11, जब वो आप ब्लेंड करते हैं ना 5.25 और 11 को, तब उसकी इकोनॉमी शायद जाके कोई 8 पे, 8.5, 9 पे खड़ी हो गई है। बट आई थिंक प्योरली अगर आप उसको डेथ का ना देखें, एज अ पावर प्ले बॉलर, तो आई वाज वेरी इंप्रेस्ड कि जब तक उसको थोड़ी मूवमेंट मिल रही है न्यू बॉल के साथ, बड़ा एक्साइटिंग टैलेंट लग रहा था। बस ये है कि ऑब्वियसली अब यंग लड़के से आप इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो डेथ के लिए स्लोअर बॉल भी बना के आए, वाइड यॉर्कर भी बना के आए। वो चीजें टाइम के साथ आती हैं, अब क्या वो करें। और दूसरा, इनका टीम बैलेंस ख्वाजा ना, जो नाफे। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये टीम बैलेंस मुझे बहुत मजेदार लग रहा है। बिकॉज ख्वाजा नाफे वी नो इज एन ओपनर, राइट, मतलब ही समबडी उमर एसोसिएट्स के साथ ये टेक्निकली आप उनको इन अ सेंस क्वेटा की प्रोडक्ट कह सकते हैं, इवन दो ऑब्वियसली डोमेस्टिक सर्किट के थ्रू ही वो है, बट ही समबडी जो क्वेटा ने काफी हद तक नजर रखी हुई है। एंड ख्वाजा नाफे इज अ बिग रीजन कि उनने यासिर खान को रिटेन नहीं किया मेरी नजर में, कि इतनी उनको फेथ है ख्वाजा नाफे में कि ये लड़का हमें करके देगा। अब करके देने वाली बात ये कि आप खिला कहाँ रहे हैं, राइट। कि मुझे बहुत, आपको तो पता है साकिब भाई, 2-3 दफा आपसे बात हुई है, बाज वक्त मुश्किल लगता है कि एक प्लेयर अगर ओपन पे परफॉर्म करके दे रहा है या 3 पे, और आप उसको 6 पे चांस देते हैं और फिर पूछते हैं कि भाई ये वो क्यों नहीं लेवल डिलीवर कर पा रहा है, तो वो रोल ही चेंज हो जाता है, राइट। कि आप पावर प्ले में रन करते हुए आ रहे हैं, एंड सर्टन थिंग्स दैट आर हार्ड टू रेप्लिकेट। तो अगर सऊद और जेसन रॉय ओपन कर रहे हैं, वी नो रायली रूसो विल बी एट 3, मे बी ये रायली रूसो को 4 पे पुश कर दें, वो भी मुश्किल लग रहा है, बिकॉज सरफराज एट 5, शर्फीन रदरफोर्ड एट 6, हसरंगा एट 7, इस तरह की मुझे अभी उनकी कुछ प्लेइंग 11 बनती हुई नजर आ रही है। अब उसमें आप ख्वाजा नाफे को कहाँ फिट करते हैं, बिकॉज ख्वाजा नाफे ने जितने अपने रन किए हैं, लाइक सजाद अली टॉप 3 में किए हैं मोस्टली, आप 3 पे भी करा दें उसको, अपना क्या नाम है, रायली रूसो को 1 नंबर पीछे 4 पे पुश करके, तो शायद कुछ गुंजाइश बन सकती है। बट आई थिंक ख्वाजा नाफे जिस तरह का प्लेयर है, ही वो मोहम्मद हारिस का बड़ा एक सिमिलर आपको शेड आता है कि वो अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स अच्छे खेल लेता है, जब ही कैन टेक एडवांटेज ऑफ द फील्ड बीइंग अप, बिकॉज वो जो वो सर्कल क्लियर करने वाले शॉट्स है ना उसके। यार ये वाहिद प्लेयर देखा है जो स्ट्रेट पे, मिड ऑन पे, काउ कॉर्नर पे 6 मार के भी, लॉन्ग ऑन पे भी वो नो लुक देता है कि नहीं देखता। तो वो अभी नदीम भाई ने भी बताया था कि आप एक और नो लुक बैट्समैन हम लेकर आ रहे हैं। वो चले ना चले एक और बात है, मगर इसमें अगर इसकी
इसके छक्के अगर आप देखो तो लगता है कि ही विल डू, जिस तरह साइम जब इन्होंने 3 साल पहले इंट्रोड्यूस किया था ना, उसके डील डोल ही नहीं लग रहे थे छक्के मारने वाले, तो आई वाज़ लिटिल हेजिटेंट कि वो इतना बेचारा रूकी है, अभी उसके उतनी मसल पावर भी डेवलप नहीं हुई, नहीं लगेंगे और उससे लगे भी नहीं थे। अब वो मारता है, बिकॉज़ वो पका हुआ फल है। मगर नाफे में लग रहा है इसके ढील डोल भी ठीक-ठाक है, बॉडी में जान-शान भी है, तो लग रहा है कि इसके पास टेक्नीक भी है, तो लग रहा है कि ये मार सकता है। मगर देखना ये है, मारेगा या नहीं, क्योंकि रमज़ान टूर्नामेंट में मारना वर्सेस नेशनल टी20 में मारना वर्सेस पीएसएल लेवल पे आके मारना, तो उसमें एक गैप होता है। ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा अच्छी हाई क्वालिटी बॉलिंग यहाँ पर पीएसएल में मिलेगी। या वो आपने बिल्कुल ठीक बात की, यासिर खान जितनी फॉर्म में था, आई एम सरप्राइज्ड कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने यासिर खान को ओवरलुक करके ख्वाजा अपनी प्रोडक्ट के साथ गए हैं, इनके साथ उमर एसोसिएट के हैं, और फिर मज़े की बात ये है कि टी10 में भी उसको लेके गए थे, उसका नेशनल टी20 में नहीं खिलवाया उसको, हालाँकि जितनी इस दफ़ा 18 टीम्स थी उसमें कहीं न कहीं ख्वाजा नाफे ने ईज़िली फिट इन हो जाना था। मगर उसको टी10 में ले गए, टी10 में भी कोई मौका नहीं मिला, तो उसने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली नहीं है। हनीफ मोहम्मद कप के 3-4 मैचेस खेले हैं, उसमें तो कोई खातिर-खा परफॉर्मेंस नहीं है, मगर ऑफ कोर्स उसमें टैलेंट देख के ही क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने उसको किया है। तो बहुत सी टीम्स जो हैं वो अपने पीडीपी के प्लेयर्स के ऊपर ट्रस्ट करती हैं, तो उसमें लेट्स सी कि ख्वाजा नाफे किस तरह चलते हैं। आगे अगर सप्लीमेंट्री में चलें तो अकील हुसैन एंड सुहेल खान, क्या कहेंगे आप इन पिक्स के ऊपर? अच्छा, सिर्फ एक चीज़ मैंने क्विकली ख्वाजा नाफे पे ऐड करनी है। आपने जो बहुत आई थिंक कांटे की बात की कि रमज़ान टूर्नामेंट में करना, फिर नेशनल टी20 में करना, एनपीएसएल में करना, कितना फ़र्क आ जाता है। मैंने ख्वाजा नाफे की काफ़ी इनिंग्स देखी हैं मोइन खान स्टेडियम पे फेज़ 8 कराची में। एंड आई जस्ट थिंक कि कुछ वो जो बाउंड्री साइजेस है ना, कुछ उसके इतने ज़बरदस्त किस्म के शॉट्स हैं जो वहाँ पे लिटरली उसको छक्का मिल जाता है। बट अगर वही शॉट आप अपना नेशनल स्टेडियम कराची में कराएं तो वो शायद स्ट्रेट डाउन मिड विकेट थ्रो टाइप हो। तो वो उस लेवल पे रेप्लिकेट करना। और फिर दूसरी चीज़ ये कि नो डाउट बहुत अच्छा हिटर है। नाफे की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि वो जो बॉल की लेंथ है वो बहुत जल्दी पिक कर लेता है। इसलिए आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हिम कि उसको अपना बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जब कॉल अप किया था, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि कोई लड़का पाकिस्तान के लिए ना खेला और किसी, ठीक है बांग्लादेश प्रीमियर लीग की शायद इतनी वैल्यू नहीं है बट स्टिल इट इज फॉरेन लीग, राइट। तो इसी प्लेयर को पाकिस्तान खेले बगैर सिर्फ डोमेस्टिक की उस पे फॉरेन टूर्नामेंट खेल जाना, आई थिंक काफी एक सेंस में आप कह सकते हैं एजाज की बात है। तो ही इज अ वेरी मुझे प्रॉमिसिंग। ख्वाजा नाफे का ये है कि ये लग रहा है कि यही स्टार्ट करेगा, क्योंकि आदिल नाज को आप जब फिट इन करोगे ना, तो कोई किसी बड़े बॉलर को आपको बिठाना पड़ेगा। जब आदिल नाज नहीं को ना, आप फिर कहाँ पे कहाँ पे 4 पे खेलेगा, 3 पे खेलेगा, कहाँ खेलेगा कहाँ पे? नाफे खेलेगा तो या तो वन डाउन खेलेगा या टू डाउन खेलेगा। और फिर रैली, मेरे अच्छा ख्याल में टू तो डाउन। रूसो देखो, जब आप नाफे को ओपनर नहीं बना रहे तो वन डाउन खेलिए टू डाउन खेलिए एक ही बात है, तो उससे बेहतर आप रूसो का नंबर चेंज ना करें। रूसो का वन डाउन ही रहने दें और फिर टू डाउन के ऊपर आप ख्वाजा नाफे को करें। और मगर फिर वो भी 5 देखना पे पड़ेगा, सरफराज टू को। डाउन ख्वाजा नाफे, थ्री डाउन सरफराज, तो वो चीज़ भी देखनी है आपको और कि फिर चौथे 6 नंबर पे पे रदरफोर्ड। हाँ समझ वो गए, ठीक ठीक हो गया। अच्छा, बस इतना से ही मुझे नाफे पे ऐड करना था। जस्ट टू गो बैक टू सप्लीमेंट्री सुहेल टेक्स खान ऑन इट। हैज ऑलरेडी टच 40 एंड पीएसएल जब स्टार्ट होगी जब तक तो 40 को भी क्रॉस कर चुके होंगे। लेकिन नेशनल टी20 की आप फाइनल को छोड़ के, क्यों फाइनल में ही विल बी द फर्स्ट वन टू एडमिट कि ही वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। वो जीत गए, धानी ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। ओवरऑल कराची वाइट्स ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, आजम ने। बट आई थिंक ओवरऑल पूरे नेशनल टी20 में सोहेल खान लाइक आदिल नाज वाज वेरी इंप्रेसिव विद द न्यू बॉल। शायद कोई 22 विकेटें ली हैं सोहेल खान ने या 23 विकेटें ली हैं नेशनल टी20 में। और सप्लीमेंट्री में इस तरह का प्लेयर ले लेना जिसके पास इतना एक्सपीरियंस हो। एंड सोहेल खान की जो सबसे अच्छी चीज़ है कि 40 की एज पे भी आके ना वो ऑन एवरेज कोई 137 138 टाइप पेस हिट कर रहा था। और डेथ में भी अगेन बिसाइड्स द फाइनल उनने अपनी वेरिएशन बहुत जबरदस्त दिखाई कि वो ऑफ कटर जिस तरह कर रहे थे बैट्समैन पिक ही नहीं कर पाते थे। बस वक्त बैट्समैन वो थ्रू द शॉट और उनकी बॉल ही नहीं पहुंच पाती थी। तो दोज आर लिटिल लिटिल थिंग्स जो क्वेटा को उनके एक्सपीरियंस से काफी फायदा हो सकता है। तो आई एम हैप्पी दैट दे पिक्ड हिम, मतलब somebody like that कि क्वेटा को एक्सपीरियंस की जरूरत थी। मेरे ख्याल में सोहेल अभी खान तो अच्छी पिक है, जब डोमेस्टिक का प्रूवन परफॉर्मर है। ठीक है, 40 साल की नहीं, उसकी शाकिब भाई लोग एज कहते है, हैं ना अभी 40 भी की उम्र हो गई है तो वो थोड़ा आपको पता ही है कि या 40 हो गई है, मगर देखो उसके बावजूद भी उसके पास पेस है, रिवर्स अभी तक रिवर्स कर रहा है, अच्छे यॉर्कर्स मार रहा है, डेथ में अभी तक बॉलिंग कर रहा है।
और आपके नेशनल टी20 में परफॉर्म कर दिए, सारे यंगस्टर्स खेल रहे थे, मगर उसके बीच में अगर टॉप विकेट टेकर आई गेस सेकंड शहाब के बाद सेकंड नंबर पे शायद सोहेल की, एग्जैक्टली। राइट? तो मेरा ख्याल में इट्स अ डिसेंट पिक, लाइक फॉर अ, लाइक यू नेवर नो, आपको एक्सपीरियंस सेट किसी एक जगह पे चाहिए हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अकील हुसैन की जहाँ तक बात है, आई थिंक एज अ सप्लीमेंट्री पिक ठीक है, उनको वैल्यू देता है बिकॉज अकील हुसैन उस तरह का कंट्रोल बॉलर है जो आपको न्यू बॉल के साथ पावर प्ले में भी 2-3 टाइट ओवर दे सकता है, मिडल ओवर्स में भी आके फंसा सकता है। ही डजंट स्पिन द बॉल वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बहुत कंट्रोल के साथ विकेट टू विकेट टाइप बॉलर है जो फॉर एग्जांपल आप लोकल बॉलर से कंपेयर करें तो आई थिंक इमाद इज अ वेरी गुड कंपेरेबल, समबडी लाइक आसिफ अफरीदी फिर भी ज्यादा टर्न देता है। तो आफ्टर हसरंगा गोज, मैंने नबील भाई के एक आध ट्वीट पढ़े थे, दे थिंक कि वो जो 7 वाला रोल है या 8 वाला रोल है उसमें दे कैन हैव अकील हुसैन फिट इन, और फिर वो रोल थोड़ा ऑल्टर करेंगे आई गेस, बिकॉज वो अगर आमिर के साथ न्यू बॉल लेता है देन हसनैन बिकम्स फर्स्ट चेंज, या वो किस तरह अपने 20 ओवर पूरे करते हैं वो इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज हसरंगा इज नॉट रियली द काइंड ऑफ बॉलर दैट विल बॉल इन द पावर प्ले। तो अगर अकील हुसैन उसकी पोजीशन लेता है तो फिर उसका रोल थोड़ा सा डेफिनेटली चेंज होगा। बट आई थिंक क्वेटा के लिए अच्छा है कि एक उनको वैरायटी मिल गई है, स्पेशली नवाज के जाने के बाद। आप देखिए ना, उसके अलावा उनके पास कोई लेफ्ट आर्म स्पिन वाला एंगल है नहीं, तो अकील हुसैन इज समवन हु गिव्स देम दैट काइंड ऑफ कंट्रोल, और लोअर ऑर्डर हिटिंग भी डिसेंट कर लेता है, इज अ डिसेंट फील्डर एज वेल। सप्लीमेंट्री में देयर इज नॉट मच मोर यू कैन आस्क फॉर। अच्छा, कील का ये है कि ये भी खेलेगा खेलेगा, मतलब कि जब हसरंगा नहीं होगा, हाँ क्योंकि बिल्कुल। इनके पास कोई लोकल ऑलराउंडर नहीं है। नवाज चले गए हैं, नवाज के बाद अब इनके पास कोई लोकल में तो कुछ भी नहीं है, तो जब हसरंगा चला जाएगा तो अकील खेलेगा खेलेगा, क्योंकि 7वें नंबर के ऊपर जो आपको एक ऑलराउंडर रेस्पेक्ट चाहिए होता है वो फिर अकील ही होगा। नहीं वाकई साकिब भाई, आप तो इनके 4 अगर ओवरसीज की बात करें ना, जेसन रॉय वी नो, ठीक है, रैली रूसो दूसरा और शरफेन रदरफोर्ड तीसरा, 3 तो ये हो गए। जब तक हसरंगा है तो ऑटोमेटिकली हसरंगा चौथा हो गया। अब जब हसरंगा जाएगा तो मुझे इनका जो बैलेंस है ना टीम का, कि वो लेग स्पिनर टू लेग स्पिनर करते हैं, इफ दे गो द अब्रार रूट, क्या वो उस्मान कादिर को प्रेफर करना चाहेंगे? बिकॉज इस दफा आई एक्सपेक्ट क्विटर टू डू थिंग्स अ लिटिल बिट डिफरेंटली, प्योरली बिकॉज शेन वॉटसन जैसा एक थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स माइंड उनके पास आ गया। वरना आई यूज्ड टू थिंक कि मोइन भाई का या इन आजम भाई का फॉर एग्जांपल, वो बहुत एक वो बाय द बुक चीजें करते थे, इतनी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आती थी कि कोई चीज आपको सरप्राइज कर जाए, मतलब दे वर व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग, तो थोड़ा प्रिडिक्टेबल हो जाता था। तो शायद शेन वॉटसन के आने से थोड़ा सा ये पासा पलट दे, वो जिसको कहते हैं, थोड़ा एक आउट ऑफ द बॉक्स रूट अपनाएं। अच्छा चलें यार, अब इनकी थोड़ा सा स्क्वाड तो हमने सारा डिस्कस कर लिया प्लेयर्स को, अब इनकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस और कुछ इनिशियल रेटिंग की तरफ चलते हैं। तो स्ट्रेंथ में लेट्स से मैं बात कर लेता हूँ। यार देखो, अगर अगर देखा जाए तो इनके पास इंग्रेडिएंट सारे पूरे ही हैं, ओपनर्स भी हैं अच्छे तगड़े हैं, मिडल ऑर्डर में भी शरफेन रदरफोर्ड है, उसके अलावा बस अगर आप देखो रायले रूसो भी मिडल मिडल ऑर्डर में ही आ जाता है। तो थोड़ा बहुत आप वीकनेस यही कह सकते हो कि बीच में जिस केस में नाफे और सरफराज जब इकट्ठे मिडल ऑर्डर में चौथे पांचवें नंबर पे खेल रहे होंगे, वहां पर आप थोड़ा बहुत दे सकते हो। फिर अगर आप इनका देखो तो इनके पास स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, आमिर आ गया है, वसीम जूनियर है, हसनैन है। इसके अलावा अगर आप देखो तो स्पिनर भी हमने बात कर ली है, हसरंगा के साथ वो है। तो इनके पास अगर आप देखो तो सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं। अगर इनका मिसिंग अगर कोई लिंक्स देखो तो एक लोकल ऑलराउंडर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लोकल ऑलराउंडर नवाज ही थे, नवाज चले गए हैं। और एक इंटरनेशनल फास्ट बॉलर भी आपको नहीं मिलेगा। तो आपको जब भी किसी कॉम्बिनेशन में जाना है तो आपको अपने लोकल फास्ट बॉलर्स के साथ ही जाना है। आपके पास मतलब में इनके साथ पहले वो नवीन उल हक थे, पिछले सालों में, या तुषार वगैरह थे। तो आप आपको उन्हीं कॉम्बिनेशंस के साथ जाना है कि जिसमें आपको लोकल फास्ट बॉलर अपने ही खिलाने पड़ेंगे, क्योंकि बाकी टीम्स ने, जैसे मुल्तान में अगर मैं देखूं तो आप लोगों ने 3 लिए हुए हैं, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, 3 लोग क्रिस जॉर्डन, डेविड विली इंटरनेशनल, एंड रीस टॉपली। राइट? और क्रिस जॉर्डन भी है, रीस, ठीक है। या तो क्रिस जॉर्डन तो इसी तरह सप्लीमेंट्री ही, में। हाँ, सप्लीमेंट्री में अगर खेलेगा तो फ्रॉम डे वन ना, हम्म। तो सप्लीमेंट्री के प्लेयर्स फ्रॉम डे वन खेल सकते हैं। तो इनके पास नहीं है, तो इनको अपने लोकल फास्ट बॉलर के साथ जाना पड़ेगा। गैप अगर आप देखें तो इंटरनेशनल कोई फास्ट बॉलर, फॉरेन फास्ट बॉलर हो सकता था, या कोई एक लोकल ऑलराउंडर इनका एक मिसिंग है। मगर उसके बावजूद भी आई गेस दे हैव एवरीथिंग। वीकनेस में जो इनकी मेजर वीकनेस आई वुड आइडेंटिफाई, जो कि आई लर्न इट हार्ड वे, वो यही है कि इनके जो कैप्टन है
सरफराज अहमद वो थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म खुद भी, एज ए बैटर भी, और अपनी अपनी कैप्टनसी स्किल्स में भी आउट ऑफ फॉर्म आपको कहना चाहिए, क्योंकि ही मेड लॉट ऑफ मिस्टेक्स यार इन द पास्ट। नदीम भाई का इंटरव्यू कर रहे थे जब हम, तो उसमें उन्होंने ओडियन स्मिथ के ऊपर थोड़ा सा उन्होंने बोला कि ओडियन स्मिथ ने हमारे साथ ये जो किया, कहने का मकसद ये है कि आउट ऑफ फॉर्म था, मगर ओडियन स्मिथ को से गलत जगह पे बॉलिंग भी करवाई गई, और फिर ओडियन स्मिथ के एंट्री पॉइंट्स बैटिंग में भी गलत थे, एंड ओडियन स्मिथ वाली जो इनका नहीं चला वो टोटल सरफराज की मिस्टेक थी इन माय ओपिनियन। गलत जगहों के ऊपर उसको बॉलिंग दी गई जहां पर बनती भी नहीं थी, उससे तो पहले उसकी इकोनॉमी 10 से ऊपर थी, आप उसको जाके पावर प्ले में और डेथ में चल के आप उनसे बॉलिंग दे रहे हैं। और बैटिंग में जहां पर वो आपको कुछ कर सकता था, सरफराज भी उससे पहले गए, उमर अकमल भी उनसे पहले गए, इफ्तिखार भी उनसे पहले गए। ऑडियंस में जब आता था मैच लग चुका होता था, 18-20 की रिक्वायरमेंट रेट होता था आखिरी 2-3 ओवर्स में। एक आधे मैच में आप कह देते हैं कि ठीक है ऑडियंस में नहीं चला, मगर उसके एंट्री पॉइंट्स एंड बैटिंग गलत भेजे गए। तो सरफराज की कैप्टनसी मेरे ख्याल में इज द बिगेस्ट वीकेस्ट लिंक, और फिर एज ए प्लेयर वो देखना है, लेट्स होप कि वो अब देखना है कि किस तरह का सरफराज आता है, मे बी अंडर अ न्यू मैनेजमेंट, मे बी शॉन टेट, और उसके साथ वाटसन वाटसन जो नए इनके हेड कोच हैं शेन वाटसन, उनके साथ हो सकता है कि थोड़ी सी नई सोच के साथ आए, कुछ नए डायनेमिक किस्म के फैसले करे, और इस तरह के टैक्टिकल ब्लंडर्स ना करे जो उसने हिस्टोरिकली किए हैं। उसकी अपनी बैटिंग भी देखनी पड़ेगी कि वो अपनी बैटिंग में स्ट्राइक रेट उसको अपना इंप्रूव करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में इनके जो कैप्टन है वो इनके बिगेस्ट वीकनेस है। तो इन माय ओपिनियन टॉप 3 वर्सेस बॉटम 3 रेटिंग में मैं इनको टॉप 3 में नहीं दे रहा, बिकॉज ऑफ दिस, इवन दो इट्स अ वेरी गुड टीम, मगर पिछले साल भी बेस्ट टीम थी, मगर 6वें नंबर के ऊपर फिनिश किया, और जिसमें कैप्टनसी मिस्टेक्स भी बहुत ज्यादा थी। अब आप मुझे बताइए स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और इनिशियल रेटिंग आपकी क्या है? साकिब भाई, दो चीज़ें, आप ओवरसीज ऑलराउंडर की बात कर रहे थे तो मुझे सोच के थोड़ी हंसी आ रही थी कि मैं क्वेटा के जो लास्ट 2-3 साल का हमने ट्रेंड फॉलो किया है ना, कि वो ओवरसीज ऑलराउंडर के डूबने डुबाने वाला जो फर्क है। आपको याद होगा एक बड़े इनफेमस जेम्स फॉकनर थे, जो गालिबन अपना शायद हेलमेट किसी शैंडलियर में भूल आए थे। उससे पहले अगेन ओडीन स्मिथ की कुछ हद तक जो आपने बात की, आई एग्री विद इट एज वेल, कि उसकी यूटिलाइजेशन उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। बट बियॉन्ड दैट आई थिंक ओडीन स्मिथ की बॉलिंग वाज एब्सोल्युटली टेरेबल, राइट? मतलब वो काफी, उनने हलवा भी बॉलिंग भी की, ऐसी ऐसी बॉलिंग भी की कि अगर वो डेथ पे नहीं, वो चौथे मतलब मे बी 15-16 ओवर में करा रहे होते या 12वें-13वें, तो भी उनको शायद उतनी मार पड़ती, बिकॉज बहुत सी उनने, इफ वी रियली गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट, राइट, बहुत सी डाउन द लेग साइड वो जो गिफ्ट बॉल्स होती है ना, गिमी बॉल्स, वो बहुत ओडीन स्मिथ ने की। तो आई थिंक ही मैं वो लेफ्ट। सलार पहले से पता था ना, मैं अपने शोज में इस टूर्नामेंट से पहले हसीब को कहता था इसको ओवर मत देना, अच्छा, इसको ओवर देना दिया, ही उसकी नहीं। तो उसकी इकोनॉमी रेट ही 10 है। नहीं तो ऑब्वियसली अब वो ओवरसीज ऑलराउंडर लाए थे, उनने प्लान तो ये किया था ना कि 2 ओवर ये करेगा, वो नवाज के हमने कोटा पूरा कराना है। फिर वो ऑब्वियसली बॉलिंग अटैक जब वो बनाते हैं तो कहते हैं यार इफ्ती से हमने 2 ओवर निकाल, मैं लास्ट सीजन की अगर उनसे बात करूं तो वो अपने 5वें ओवर बॉलर का कोटा देख रहे थे ना, कि हमने 2 इफ्ती से करा लिए, 2 ओडीन से करा लिए, इस तरह करके पूरा कर लें। बट खैर, कहने का मकसद ये था कि आप ओवरसीज ऑलराउंडर्स के अगर ऑप्शन देखें, समबडी लाइक अ ड्वेन प्रेटोरियस, जो कि इफ आई रिमेंबर करेक्टली क्वेटा ने शायद उनको इंजरी रिप्लेसमेंट लिया था, या आई जस्ट रिमेंबर हिम प्लेइंग वन गेम और वन और टू गेम्स फॉर क्वेटा लास्ट सीजन, पिंडी वाली लेग में, बट आई कांट रिमेंबर कौन वो कौन? सप्लीमेंट। डिवेन प्रेटोरियस है, साउथ आप अफ्रीका का। प्रेटोरियस को ऑडियंस स्मिथ की रिप्लेसमेंट ही लिया हुआ था बेसिकली हाँ, उन्होंने। तो ही इज समबडी फॉर एग्जांपल जिसने पाकिस्तान में खेला हुआ है, ही नोज द कंडीशंस, और ठीक है कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस नहीं है, बट वो आपको परफॉर्म करके दे सकता था। बट मैं ओवरसीज जो ऑलराउंडर्स आप कह लें, उसमें कुछ बहुत से ऐसे ऑप्शन, जैसे जिमी नीशम हो गया फॉर एग्जांपल, राइट, जिसमें वो बैटिंग में आके हिटिंग ठीक ठाक कर लेगा, बट आई डोंट थिंक उसकी बॉलिंग में इतनी क्वालिटी है कि आप गेम आफ्टर गेम उसको 4 ओवर देके कुछ रिलाई कर सकें। कुछ होते हैं ओवरसीज ऑलराउंडर्स, जिस तरह अजमतुल्लाह उमर जाई है, वो फिर भी आप कह सकते हैं बैटिंग भी ठीक ठाक करेगा, बॉलिंग भी ठीक ठाक करेगा, इज अ रिलायबल ऑप्शन। डेविड विली फॉर एग्जांपल हमने प्लैटिनम में पिक किया है इस सीजन, आई एम होपिंग कि वो अपने बैटिंग में भी रंग दिखाएंगे फॉर एग्जांपल। तो उस तरह का कोई क्वालिटी ऑप्शन शायद क्वेटा को नजर नहीं आया है, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम। मैंने लोकल ऑलराउंडर की बात की है कि लोकल ऑलराउंडर कोई नहीं है इनके पास। मैं, हाँ, इसी पे आना चाह रहा था, क्योंकि देखिए लोकल ऑलराउंडर्स की जो मिकदार है वो थोड़ी कम है, सबसे पहली चीज ये। अब कुछ क्वेटा के फैंस ये सुन रहे होंगे, वो कहेंगे कि शायद हम वसीम जूनियर को ऑलराउंडर कंसिडर करते हैं, साकिब भाई क्यों नहीं करते?
ठीक है? तो मैंने कहा कि आप आपसे इसका जवाब ले लें, बिकॉज़ देखिए ऑलराउंडर की जो ग्राउंड्स हैं उसकी परफॉर्मेंसेस बैटिंग में तो अभी तक वसीम जूनियर ने ऐसी नहीं दी हैं कि आप उसको कोई ऑलराउंडर कंसीडर कर सकें। उसकी आखिरी ओडी इनिंग्स देखी है आपने इंग्लैंड के खिलाफ इन वर्ल्ड कप? हारिस रऊफ की भी इनिंग्स याद है मुझे इंग्लैंड के खिलाफ जी। इन वर्ल्ड कप। लेकिन साकिब भाई बात ये है कि ऑलराउंडर बनने के लिए ना 2-4 छक्कों से तो नहीं होता ना, आपको एक दिखाना है कि यार ये टीम मुझ पे भरोसा कर सकती है कि मैं फॉर मी इफ यू बैट अंडर 8 आप ऑलराउंडर नहीं। मतलब जब टॉप 7 में करें या 8 में भी चलें कुछ हद तक आप कह सकते हैं बॉलिंग ऑलराउंडर। लेकिन 9, 10, 11 में तो डेफिनेटली आप ऑलराउंडर नहीं कंसीडर हो सकते, यू आर द टेल, लेट्स बी ऑनेस्ट। ठीक है? तो लोकल ऑलराउंडर्स के ऑप्शंस कम थे एंड आई थिंक नवाज वाला डिसीजन कुछ हद तक इट मेड सेंस, दे वांटेड टू मूव ऑन। नवाज के लिए भी अच्छा है, उसको एक डिफरेंट जो हमने आमिर के लिए बातें की वो कुछ हद तक आई थिंक नवाज के लिए भी अप्लाई हो सकती हैं। अब जो वीकनेस वाली बात है, ठीक है, वो इस और ये हमेशा पता नहीं क्यों क्वेटा के बारे में यही बात होती है कि ड्राफ्ट बहुत जबरदस्त होता है, बट जब अपनी बेस्ट 11 को प्लेइंग ग्राउंड में उतारने की बात आती है तो उसमें कोटा कोई एक आध इस तरह का फैसला ले लेता है जो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता, यू नो, मतलब दिस इज जस्ट मी बीइंग ऑनेस्ट। और ये सिर्फ लास्ट सीजन ही, उससे पहले भी आप देखें तो एक रनिंग पैटर्न सा बनता जा रहा है कि काफी हद तक कुछ 6-8 गेम निकल जाते हैं, उनको खुद ही नहीं समझ आता कि हमारी बेस्ट 11 क्या है। तो एक चीज तो ये है, अगर हसरंगा 5 गेम्स के लिए अवेलेबल हैं जैसे हमें बताया जा रहा है तो आई थिंक दैट विल रियली हेल्प देयर टीम बैलेंस। अब ओवरऑल आप वीकनेसेस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हसरंगा जब 5वें चले, अव्वल मान लिया वो 5 गेम्स के लिए आ जाते हैं, उनको एनओसी मिल जाता है, जब वो चले जाएंगे तो उसके गैप को किस तरह फिल करना है एक एज एन ऑलराउंडर, राइट? कि आप एक्स्ट्रा एक बॉलर ऐड करेंगे या आप उस्मान कादिर अबरार टाइप वो ऐड करेंगे, या आप कोई थोड़ा do you go with an Akil Hussain to go all rounder for all rounder on an overseas pick? तो किस तरह वो अपनी टीम बैलेंस को एडजस्ट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली चीज तो आपने वीकनेस की, आई थिंक यू हिट द नेल ऑन द हेड, सरफराज की कप्तानी और उनकी खुद की बैटिंग के ही शुड नॉट फील कि वो एक अपने जो टीम के बैलेंस है उस पर बोझ बन रहे हैं। ठीक है, ये अगर टीम की रिक्वायरमेंट है कि यार आपने 10वें ओवर से लेके 16वें ओवर तक आपने 9 रन पर ओवर जाना है तो यू शुड बी मीटिंग दैट। अगर आप रन बॉल 30 करेंगे, रन बॉल 32 करेंगे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7, 8, 9 आके हमें 13 एंड ओवर 14 एंड ओवर करके हमें फिनिश कर जाए, दैट इज एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। और अब ये चीजें छुपती नहीं है। अगर आप नंबर 4 पे आके 5 पे आके 30 बॉलों पे 30 रन करके जा रहे हैं और हर चीज अपने 6, 7, 8 पे डाल के जा रहे हैं, अब चीजें दिख जाती हैं। ठीक है, और ये चीज सरफराज के बारे में आइडेंटिफाई हो रही है, तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सरफराज का जो एंट्री पॉइंट है वो उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कुछ अगर उनको ऐसी सिचुएशंस नजर आए कि लेट्स से फॉर एग्जांपल 8 या 9 ओवर रह गए, अब इतना टाइम नहीं है कि सरफराज आके अपने आप को सेट करे, फिर इनिंग्स बिल्ड करे, तो यू होल्ड हिम बैक, you promote somebody like Shafin Rutherford ahead of him, somebody जो आके एक उनको क्विक जो हम कहते हैं 30 रन कर दे 15 बॉलों पे। तो वो चीजें अभी शायद वीकनेसेस लगे नहीं, लेकिन अगर वो फैसले सही नहीं लिए गए तो वो खुद ही वीकनेसेस बन जाएंगी। ठीक है, चलिए यार। अच्छा, अगर रेटिंग देनी पड़े, यू सी कोयटा ग्लैडिएटर्स इन टॉप 3 टीम्स दिस ईयर एट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी एक रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी होना है, 19-20 पिक्स भी होनी है, मगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप टॉप 3 टीम्स में देख रहे हो उनको कि नहीं? I see them as fourth in terms of overall squad. So I think personally just bottom 3 भी नहीं कहूँगा, as fourth, तो top 3 के बिल्कुल नीचे हैं। वो neck and neck चल रहा है, but just under the top 3 right now. अगर आप इनको चौथे नंबर पे देख रहे हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे हमारे शोज में पता चलेगा कि आप 5वें नंबर पे किसको देख रहे हो। चलो 6वें पे तो शायद आपने कराची पहले को नंबर रखा पे हो, तो मगर आपको देखना पता है है कि कि हम किसको देख रहे हैं साकिब भाई, वो तो आपके सर के पीछे भी बने हुए हैं इस वक्त। अच्छा, चले ठीक है। बट अच्छा है ना, थोड़ा अच्छा सस्पेंस चलें, रहना चाहिए, अगर आप अभी से बता दें थोड़ा तो सस्पेंस क्वेटा के इसीलिए शो में फिर। इसीलिए मैं टॉप 3 बॉटम 3 करता हूँ। हाँ एग्जैक्टली। सस्पेंस रहने दें, मगर आपने 4 नंबर बोल के ना सस्पेंस खत्म कर दिया बेसिकली। नहीं नहीं तो नहीं नहीं, मैं तो आपको अभी क्या पता फिलहाल छठे बॉटम पे मैं 3 मैंने किसको बोला देख है। रहा हूँ, ये सस्पेंस अपनी जगह रहेगा साकिब भाई, आप बेफिक्र है। चले चले ठीक है यार, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। और
प्रोग्राम क्लोज़ करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर होती है बहुत पाकिस्तान सुपर लीग की बात, और हमारे बहुत से पाकिस्तान सुपर लीग के शोज़ आने वाले हैं। स्क्वाड एनालिसिस, डिटेल्स एनालिसिस ऑन ईच टीम, और उसके बाद प्लेइंग 11 के शोज़ भी आने वाले हैं, और उसके बाद फिर थ्रू आउट द टूर्नामेंट पाकिस्तान सुपर लीग हम प्री मैच एंड पोस्ट मैच शोज़ भी करते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया केनी हमारे साथ आने का। लास्ट मोमेंट के ऊपर आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह ताला अगले-अगले स्क्वाड एनालिसिस में भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।